एप्लीकेशन में रूथलेस एंड मैं उतना नहीं हूँ का आज रात थोड़ा अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप डेली इसके मैक्सिमम जितने हो पाएंगे मेरे से पॉसिबल अपलोड करूँगा और मैक्सिमम चांस रहेंगे नेक्स्ट मंथ तक हम लोग से पूरा दोनों स्टोरीज़ को यूट्यूब के बराबर ला दूँगा। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रेगुलर देखने में। और नई सीरीज़ भी एक अभी और डालूँगा, ड्रैगन प्रिंसेस की पड़ी हुई है और एक और नई डाल दूँगा आज। और बाकी आज अभी अपलोड कर रहा हूँ बाकी सीरीज़ की एपिसोड और कुछ मॉर्निंग में डाल दूँगा। मॉर्निंग या कॉलेज जाना होता है इस वजह से कभी भूल जाता हूँ। कल पॉसिबिलिटी होगा तो 12 बजे तक मैं डाल दूँगा। बाकी आज अभी 2 या 3 सीरीज हो पाएगी अपलोड करूँगा। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज के बाकी एपिसोड 9 बजे के करीब आ जाएंगे सारे और कंप्लीट सीरीज होने वाली है वाली। ज़्यादा एपिसोड नहीं बचे हैं, इसी मंथ के एंड या फिर नेक्स्ट मंथ तक हम लोग इसको एंड कर देंगे। और आप लोग नई सीरीज भी सुन सकते हो जो कि अपलोडेड है, रूथलेस कर जमाई, उसको आप लोग डेली सुन सकते हो। 1 घंटे का एपिसोड फ्री में आता है। तुम लोग हमारे साथ चलो, हम तुम्हें रहने की जगह तक ले चलते हैं। एक मजबूत व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, चलो काम करते हैं। शिवम ने भी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। दोनों बलवान व्यक्ति आगे आगे चल पड़े और शिवम तथा उसके साथी उनके पीछे पीछे। रास्ते में चलते हुए शिवम ने सहज ही पूछ लिया, ये प्रिमिटिव होली आखिर क्या है? वो बलवान व्यक्ति जिसका नाम सैडेव था समझाते हुए बोला, प्रिमिटिव होली वास्तव में एक विशाल संसार है। अनादिकाल पहले यहाँ असंख्य मूल देवता जन्मे थे, इसलिए इस दुनिया के लोग या तो उन प्राचीन देवताओं की संतानों में से हैं या वे जो उन देवताओं की शक्ति का साधन करते हैं। शिवम के मन में जिज्ञासा उठी, ये संसार तो बहुत हद तक उस मूल देवलोक जैसा प्रतीत होता है जहां मैं पहले गया था। सहदेव ने पश्चिम दिशा में इशारा करते हुए कहा, वहां देखो वो जो झील दिखाई दे रही है। शिवम और उसके साथियों ने दृष्टि उठाई। वे पर्वत की चोटी पर खड़े थे और बहुत ऊंचाई पर होने के कारण दूर तक देख सकते थे। ध्यान से देखने पर शहर के बाहर पश्चिम दिशा में एक विशाल झील स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह झील इतनी बड़ी थी कि उसका अंत दृष्टि की सीमा से परे था, मानो वह समुद्र हो। स्पष्ट था कि यह विशाल नगर उसी झील के किनारे बना हुआ था। सैडेव बोला, वह जो झील दिख रही है वही मूल होली है। इस झील के चारों दिशाओं में शहर बने हैं और हमारा यह नगर उनमें से एक है। ये पर्वत इस नगर का केंद्र है जहां सबसे शक्तिशाली देवता निवास करते हैं। साधारण लोग यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ बहुत शांति रहती है और कोई व्यवधान नहीं होता। सहदेव की व्याख्या सुनकर शिवम और भी चकित रह गया। यदि ऐसी 4 नगरियां हैं तो इस संसार में देवराज्य के कितने स्वामी होंगे? सैडेव ने जिन डिवाइन लॉर्ड्स का जिक्र किया उससे स्पष्ट था कि इस मूल होली में देवशक्तियां असंख्य हैं। शिवम ने अपने चारों ओर के वातावरण को ध्यानपूर्वक महसूस किया। यहाँ की ऊर्जा असाधारण रूप से प्रबल थी, यहाँ तक कि जब ड्रैगन जाति का पुनर्जागरण हुआ था तब की ऊर्जा भी इसके सामने फीकी लगती थी। इसके अतिरिक्त पूरे वातावरण में प्राचीन देवत्व की गंध व्याप्त थी, एक ऐसी आभा जो अत्यंत पुरानी और शक्तिशाली थी। शिवम समझ गया कि जो भी यहाँ साधना करेगा उसकी प्रगति सामान्य स्थानों की तुलना में बहुत तीव्र होगी। उसने सोचा, क्या मुझे अपने लोगों को यहाँ लाकर साधना करानी चाहिए? उसके हाथ में जो 36 दिव्य चिन्हों की श्रृंखला थी उससे वह एक वर्म होल खोल सकता था जो सीधे ड्रैगन मदर स्टार तक जाता था। इससे न केवल बाहरी लोग ड्रैगन तारामंडल में प्रवेश कर सकते थे बल्कि ड्रैगन जाति भी यहाँ आ सकती थी। शिवम ने सोचा, थोड़ा इंतजार करते हैं, पहले यहाँ सब व्यवस्थित हो जाए फिर यह कार्य किया जाएगा। थोड़ी ही देर में वे एक विशाल प्रांगण के सामने पहुंचे। सहदेव ने कहा, आप लोग अभी यहाँ रहें, यदि किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें सूचना भेज देना, यह मेरा संपर्क चिन्ह है। उसने एक जेड ताबीज निकाला और शिवम तथा उसके साथियों के साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। क्योंकि प्रिमिटिव होली के लोग इनर टेम्पल के शत्रु थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इनर के डिवाइन जेड उपकरण का प्रयोग नहीं करते थे। शिवम और उसके साथियों ने वहीं ठहरने का निश्चय किया और सहदेव व उसके साथी लौट गए। उधर ड्रीम सिटी के एक विशाल सभागार में एक ठंडी कठोर आवाज गूंज उठी। मूल होली ड्रीम वर्चुअल, उस स्वर में क्रोध और दिव्य भय दोनों झलक रहे थे जिससे वहां उपस्थित सभी लोग कांप उठे। क्योंकि वह आवाज एक रोमी की थी। रोमी का क्रोध भयानक होता है। वो बोला,
और वह गद्दार व स्वर्गीय सैनिक, पता लगाओ वह कौन है, कहाँ से आया है। सभा में बैठे एक रोमी ने उत्तर दिया, जांच हो चुकी है। वह स्वर्गीय सैनिक शुभम है। वह एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतिभाशाली योद्धा है। नकुल भी उससे हार चुका है। दूसरा रोमी बोला, नकुल को हराना आसान नहीं, लेकिन अगर वह हमारी सेवा में नहीं तो उसकी शक्ति का कोई अर्थ नहीं। बताओ वह कहाँ से आया है। नीचे खड़ा एक व्यक्ति बोला, वह स्पार्कल स्टारफील्ड के गैलेक्सी स्वॉर्ड सेक्ट से है। रोमी का चेहरा सख्त हो गया। स्पार्कल स्टारफील्ड गैलेक्सी स्वॉर्ड सेक्ट, आज से वह संप्रदाय अस्तित्व में नहीं रहेगा। आदेश जारी करो। जी महाराज। किसी ने तुरंत आदेश लेकर बाहर कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में ठंडा हत्यारा प्रकाश झिलमिला उठा। एक अन्य अधिकारी बोला, रोमी, हमें ये भी पता चला है कि शुभम वर्ल्ड टर्टल क्लैन और एल्वन प्रिंसेस दोनों से निकट संबंध रखता है। क्या किया जाए। रोमी ने भौहें चढ़ाई। निकट संबंध, क्या मतलब। उत्तर मिला, स्वर्गीय सैनिकों की परीक्षा के दौरान वे एक दूसरे के साथ काम करते रहे, और सुना है शुभम स्वयं फेरी प्रिंसेस रूपाली का मंगेतर है। ओह एल्फ, रोमी ने व्यंग्य से मुस्कराते हुए कहा, फिर ठंडे स्वर में बोला, इस समय एल्वन क्लैन या वर्ल्ड टर्टल क्लैन से टकराना उचित नहीं। निगरानी रखो और कोई गतिविधि दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करो। जी महाराज। एक और व्यक्ति ने पूछा, तो शुभम का क्या किया जाए। रोमी ने कहा, वह इन में शामिल होकर हेवनली सुप्रीम बन चुका है, हेवनली आर्मर पहने हुए है। अब वह भाग नहीं सकता। तुरंत एक स्पिरिट भेजो और उस आर्मर में निहित नियंत्रण शक्ति को सक्रिय करो, उसे यहीं समाप्त कर दो। जी महाराज। रोमी आदेश का पालन करने के लिए एक व्यक्ति बाहर चला गया। कुछ समय बाद एक सफेद बालों वाला वृद्ध सभागार में प्रवेश किया। यह व्यक्ति इनर टेम्पल का एक उच्च श्रेणी का शिल्पी था, जो युद्ध कवच और हथियारों की रचना तथा उनमें शक्ति संकेत अंकित करने के लिए प्रसिद्ध था। वे आर्मर में निहित नियंत्रण शक्ति को भी सक्रिय कर सकते थे। वो बोला, महाराज रोमी, ये गद्दार जो इनर टेम्पल से भागा है अब जीवित नहीं रहेगा। मैं तुरंत नियंत्रण शक्ति को सक्रिय कर देता हूँ। उसने हाथ उठाए और उसकी हथेली पर रहस्यमय रून चमक उठे, जो सर्प की भांति लहराते हुए जीवित प्रतीत हो रहे थे। वो हेवनली आर्मर में निहित शक्ति को सक्रिय करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग बदलने लगा, पहले गंभीर, फिर चिंतित और अंत में गहरा पीला। सभागार में खड़े रोमी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वातावरण भारी हो गया। कुछ समय बाद शिल्पी ने अपने हाथ नीचे किए, एक गहरी सांस ली और बोला, व्यर्थ है। नियंत्रण शक्ति अब प्रभावहीन हो चुकी है। मैं उसका कोई संकेत महसूस नहीं कर पा रहा। एक रोमी गर्जा, सीधे कहो क्या मतलब है इसका। वृद्ध शिल्पी ने कांपती आवाज में कहा, अर्थात शुभम के शरीर में जो नियंत्रण शक्ति थी वह पूरी तरह नष्ट कर दी गई है। किसी ने उसे मिटा दिया है। क्या यह असंभव है। सभी पांचों रोमी एक साथ खड़े हो गए। उनके शरीर से ऐसी शक्ति फूटी कि पूरा सभागार कांप उठा। नीचे खड़े सैनिकों की सांसें थम गईं। वातावरण भय से सन्न था और हर कोई समझ गया कि इनर टेम्पल में कोई बड़ी हलचल होने वाली है। पांचों रोमी के चेहरे असाधारण रूप से तनावपूर्ण और गंभीर हो गए थे। एक हेवनली किंग ने ठंडे स्वर में पूछा कि क्या आसमान के सैनिकों की कवच में निहित प्रतिबंध शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, और पांचों शासकों के प्रचंड दबाव के सामने सफेद बालों वाले पुरोहित के चेहरे पर पसीना जम गया। उसने कहा कि हाँ, स्काई आर्मर का निषेध शक्ति हर कोशिका में व्याप्त होती है और देवता की उपस्थिति में भी उसे मिटाना लगभग असंभव है। और फिर उसने रुककर स्तब्ध आंखों से कहा कि केवल एक ही स्थिति में ये शक्ति नष्ट हो सकती है, कर्स बॉडी। पांचों रोमी की आंखों में तत्काल किलिंग इंटेंट कौंध उठा और उनकी निगाहें उसी क्षण सब कुछ समझ गईं कि यदि इनर के पुरोहितों के अलावा कोई स्काई आर्मर की शक्ति का अंत कर सकता है तो वह केवल कर्स बॉडी ही हो सकता है, जिसकी हर कोशिका में निषिद्ध शक्ति प्रवाहित होती है। वे जानते थे कि कर्स बॉडी किस प्रकार का भयावह अस्तित्व है और क्यों वह आसानी से कवच की शक्ति को मिटा सकता है। एक अन्य रोमी ने कठोर स्वर में कहा कि आश्चर्य नहीं कि शुभम ने नकुल को हरा दिया, क्योंकि वह वास्तव में कर्स बॉडी निकला। फिर एक और हेवनली किंग बोला कि ड्रैगन मदर स्टार में एक शिवम उभरा था और अब बाहर शुभम जैसे दो कर्स बॉडी एक ही युग में प्रकट हो रहे हैं, जो किसी भी अर्थ में शुभ संकेत नहीं। कर्स बॉडी उनके इनर टेम्पल का जन्मजात शत्रु है, जिसे हर हाल में पकड़ा जाना चाहिए। और उनके शब्दों में ये भी छिपा था कि मेन गॉड का हृदय भी प्रिमिटिव गॉड लेक की ओर खींचा चला आया है, जिससे इन कर्स शक्तियों की उन्नति को रोकना अत्यंत आवश्यक हो गया है।
कुछ हेवनली किंग ठंडे स्वर में बोले कि प्रिमिटिव गॉड लेक के ये बचे हुए लोग इतने साहसी हो गए हैं कि समझते हैं इन्हें कुछ नहीं जानता कि वे कहाँ छिपे हैं, और अब समय आ गया है कि वर्षों से निष्क्रिय पड़े इन्हें की शक्ति फिर एक बार दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि तुरंत समाचार फैलाया जाए और डिवाइन लॉर्ड्स का एक भाग बुलाया जाए, क्योंकि इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। इधर शिवम इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी कस बॉडी की पहचान उजागर हो चुकी है। एक दिन आराम के बाद वह अपनी चरम अवस्था में लौट आया और उसने सोचा कि प्रिमिटिव गॉड लेक का ये संसार पहले देखे गए प्रिमिटिव गॉड वर्ल्ड से बहुत मिलता जुलता है, जहां सब या तो मूल देवताओं की संतानें हैं या वे जो प्रिमिटिव गॉड बॉडीज का साधन करते हैं। उसे ये संसार अत्यंत रोचक लगा और वह मीनू तथा उसकी दोनों बहनों को लेकर पर्वत से नीचे उतर गया ताकि आसपास का संसार देख सके। तीनों बहनों का मन भी यहाँ की अद्भुतता देखकर उत्साहित था। पर्वत के तल तक पहुंचने के बाद वे आगे उड़ते हुए एक ऐसे क्षेत्र पर पहुंचे जहां दूर दूर तक ऊंची इमारतें और लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। अचानक सामने के आकाश में भयंकर गर्जना हुई और दो विशालकाय आकृतियां जिनकी ऊंचाई करोड़ों फीट होगी एक दूसरे से भिड़ती हुई दिखाई दी। मीनू की बहन ने आश्चर्य से कहा कि क्या ये प्रिमिटिव गॉड्स हैं, पर शिवम ने समझाया कि उनका श्वास चिन्ह शुद्ध नहीं है, इसलिए वे वास्तविक प्रिमिटिव गॉड्स नहीं बल्कि उनकी संतति या प्रिमिटिव पावर साधक हैं। दोनों की शक्ति डिवाइन एम्परर के उच्च स्तर की थी, लेकिन लड़ाई केवल मैत्रीपूर्ण अभ्यास जैसी थी। थोड़ी देर बाद दोनों हंसते हुए उड़ गए और गायब हो गए, जिससे आसपास के लोग भी हैरान थे। मीनू ने धीरे से कहा कि यह स्थान वाकई विचित्र है और शिवम ने सहमति जताई और आगे बढ़ने लगे, पर इसी दौरान 5 युवकों ने उनके मार्ग को रोक लिया। पांचों युवक 20 वर्ष के आसपास दिखते थे और जब उनकी निगाहें मीनू और उसकी दोनों बहनों पर पड़ी तो उनमें छिपी लालसा और प्रशंसा स्पष्ट दिखाई दी। लाल बालों वाला युवक पूछ बैठा कि वे कौन हैं, क्योंकि उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। मीनू की बहन ने बताया कि वे हाल ही में प्रिमिटिव होली आए हैं और उनके मास्टर यहाँ के कुछ लोगों का परिचित है। पांचों युवकों ने एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराया और कहा कि चूंकि तीनों लड़कियां नई हैं और जगह को नहीं जानती तो वे उन्हें घुमाना चाहेंगे। उनके इरादे देखकर शिवम का चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि वह भलीभांति समझ चुका था कि वे क्या सोच रहे हैं। उसने सीधे मना कर दिया, जिससे पांचों युवकों के चेहरे उतर गए और उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा कि क्या वे उससे बात कर रहे थे या लड़कियों से। लेकिन मीनू ने शिवम का हाथ पकड़कर स्पष्ट कर दिया कि उसका उत्तर ही उनका उत्तर है। ये बात उन युवकों के लिए सीधी तमाचा थी और उनके चेहरे नीले पड़ गए। वे एक एक कर धमकी देने लगे कि शिवम कौन होता है 3 सुंदरियों के साथ घूमने वाला, और उसे समझ लेना चाहिए कि वह इन लड़कियों की योग्यता नहीं रखता। उन्होंने कहा कि यह लड़कियों का अपमान है कि वह उनके साथ चल रहा है और बेहतर होगा कि वह समझकर स्वयं हट जाए, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। पर शिवम शांत खड़ा रहा और हल्की हंसी के साथ बोला कि यदि वह हटना न चाहे तो। लाल बालों वाले युवक ने क्रोध में कहा कि वह लड़कियों के काबिल नहीं, जबकि वे 5 सब उससे बेहतर हैं। शिवम ने ठंडे व्यंग्य में उत्तर दिया कि क्या वे स्वयं को योग्य समझते हैं, और इसी तिरस्कारपूर्ण टकराव ने वातावरण को एक नए टकराव की ओर धकेल दिया। लाल बालों वाले युवक ने घृणा से चिल्लाकर कहा कि बकवास बंद करो, स्वाभाविक रूप से योग्य हम ही हैं। जिस पर शिवम ने उपहास करते हुए कहा कि तुम लोग, हाँ साफ साफ कहूं तो तुम लोग मेरी उंगली के बराबर भी नहीं। पांचों युवक शर्म से लाल होकर उसकी ओर घूरने लगे। तभी उनमें से एक युवक ने अचानक उग्र शक्ति छोड़ दी और उसका दमनकारी दबाव शिवम की ओर लुढ़कता हुआ डिवाइन एम्परर 8 फोल्ड की भयावह शक्ति में बदल गया। वह युवक घमंड से कदम बढ़ाकर हवा को कांपाता हुआ आगे आया और उसका विशाल मुक्का गरजता हुआ शिवम के चेहरे पर आ गिरने वाला था। वह चिल्लाया कि आज वह दिखा देगा कि वास्तव में कौन योग्य है और कौन नहीं। परंतु शिवम के सामने ऐसी साधारण शक्ति क्या मायने रखती। उसने जैसे मक्खी उड़ा रहा हो वैसे हाथ हिलाया और एक झटके में प्रचंड वायु का घुमाव उठा और उस युवक की मुट्ठी की हड्डियां चटक कर टूट गईं। वह चीखते हुए दूर जा गिरा और मुंह से खून उगलने लगा। शिवम ने शांत स्वर में व्यंग्य करते हुए कहा कि ऐसी शक्ति लेकर उससे बहस करने चले आए। सामान्यतः वह दूसरों का अपमान नहीं करता था, लेकिन बात जब मीनू की आती है तो वह बिल्कुल अलग इंसान बन जाता है। वह और मीनू वर्षों बाद मिले थे और अभी ठीक से समय भी नहीं मिला था कि ये लोग उसकी स्त्री पर निगाहें गड़ाने लगे। यह उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं था।
बाकी 4 युवकों के चेहरे बदल गए। वे समझ गए कि शिवम कितना भयंकर है, क्योंकि जिस युवक को उसने उड़ा दिया था वह डिवाइन एम्परर 8 फोल्ड होते हुए भी 3 स्तर ऊपर लड़ने की क्षमता रखता था और पूरे प्रिमिटिव होली में प्रसिद्ध प्रतिभाओं में गिना जाता था। लेकिन शिवम के सामने वह एक थप्पड़ भी नहीं सह पाया। लाल बालों वाले युवक की आंखों में ठंडी चमक उभरी और उसने गुस्से में कदम बढ़ाते हुए डिवाइन एम्परर 9 फोल्ड की शक्ति प्रकट की। उसके शरीर से लालग्नि फूटती हुई बाहर निकली और आसपास के दर्जनों मीटर की जगह को जलाकर काला कर दिया। फिर वह गर्जना करते हुए विशाल अग्निमय मुक्का शिवम की ओर लेकर झपटा, जिसकी गर्मी दूरी से ही जला देने वाली थी। लेकिन शिवम का चेहरा शांत था, क्योंकि एक ही स्तर में उसे कोई भय नहीं। वह गॉड एम्परर रेल्म में 9 स्तर पार करने की चरम सीमा पर पहुंच चुका था, जिसे पार करना असंभव कहा जाता है। उसने फिर से सहजता से हाथ उठाया और जोरदार थप्पड़नुमा प्रहार से उस अग्निमय मूके को भस्म कर दिया और लाल बालों वाला युवक हजारों किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया, बेहद अपमानजनक अवस्था में। शिवम ने दोबारा शांत स्वर में पूछा कि बस इतनी शक्ति? इससे युवक क्रोधित हो गया और उसने क्रोध में दहाड़ते हुए अपने शरीर को बढ़ा लिया। देखते ही देखते वह 10 लाख फीट ऊंचा विशाल रेड जायंट एप बन गया, जिसके पूरे शरीर पर अग्नि लहराती थी। शिवम ने तुरंत पहचान लिया कि वह प्रिमिटिव डिवाइन बॉडी नहीं बल्कि प्रिमिटिव डिवाइन ब्लड का साधक है, और वह भी बहुत अधिक बूंदों का। आसपास के लोग चौंक कर कहने लगे कि युद्ध हो रहा है और शायद जॉकी लड़ रहा है जिसने 88 बूंदें प्राप्त की हैं। लोग भीड़ बनाकर देखने आ गए। जॉकी अब विशालकाय वानर रूप में हाथ में अग्निमय पर्वतकार का लाल डंडा लिए लहराता हुआ शिवम पर प्रहार करने दौड़ा। शिवम ने उसकी शक्ति माप ली और समझ गया कि वह 4 स्तर पार करके लड़ सकता है। उसने बिग फ्रैगमेंटेशन टेक्निक का प्रयोग किया और उसका छोटा सा मुक्का उस विशाल अग्निमय डंडे से टकराया, जिससे डंडा चटक कर बिखर गया और शिवम का मुक्का जॉकी के छाती पर आर पार निकल गया, जिससे वह वानर गुब्बारे की तरह सिकुड़कर फिर मनुष्य रूप में लौट आया और दूर जाकर खून उगलने लगा। आसपास खड़े लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि जॉकी प्रिमिटिव होली का नामी जीनियस था जिसे हराना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन शिवम ने उसे एक ही वार में परास्त कर दिया। लोग चर्चा करने लगे कि यह कौन है, क्या ये कोई नया जीनियस है और इससे प्रिमिटिव गॉड और क्यों महसूस नहीं हो रही। शिवम ने शांत स्वर में जॉकी की ओर देखते हुए पूछा कि अब बताओ कौन योग्य है। जॉकी केवल खून उगलकर रह गया और बाकी 3 युवकों के चेहरे सफेद पड़ गए, क्योंकि वे सब उससे कमजोर थे। लाल बालों वाला युवक दूर से चिल्लाया कि अगर हिम्मत है तो यहीं रुको, वह किसी को लेकर आएगा। शिवम मुस्कुराया और बोला कि ओह, किसी को बुलाने जा रहे हो? ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगा। समान स्तर की लड़ाई होगी तो जितना चाहे बुला लो, मैं तैयार हूं। उसकी आवाज चारों दिशाओं में फैल गई और पूरा क्षेत्र स्तब्ध रह गया। जॉकी किसी को बुलाना चाहता था, लेकिन शिवम ने सामने वाले की चुनौती तुरंत स्वीकार कर ली। बेशक उसकी बातों में एक और शर्त भी थी, ये लड़ाई समान स्तर पर ही होगी। शिवम भलीभांति समझता था कि डिवाइन एम्परर और डिवाइन एम्परर रेल्म के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। उसकी युद्ध क्षमता भले ही अत्यंत प्रबल हो, लेकिन वह अजेय नहीं है। यदि सामने वाला डिवाइन एम्परर रेल्म के कई चरमहंकारी प्रतिभाशाली लोगों को ले आए तो उसके लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन गॉड एम्परर रेल्म के भीतर वह लगभग अजेय खड़ा हो सकता है। हालांकि उसकी बातें दूसरों को बेहद घमंडी और उकसाने वाली लगीं। कितना घमंड! गॉड एम्परर रेल्म का कोई भी आए ये कहता है कि वह मुकाबला करेगा, सच में सोचता है कि अपने स्तर पर यह अजेय है? हमारे प्रिमिटिव गॉड लेक में कई भयंकर प्रतिभाएं हैं। जॉकी का चचेरा भाई इंजान, उसकी युद्ध क्षमता तो और भी डरावनी है। वह 5 स्तर ऊपर तक लड़ सकता है, इसे तो एक झटके में साफ कर देगा। देखना, शायद जल्दी ही आ रहा हो। इस चर्चा ने आसपास का माहौल गर्म कर दिया। खबर तेजी से फैली और लोग देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। ठीक है, इंतजार करो, जॉकी चिल्लाया और जैड ताबीज निकालकर संदेश भेजने लगा। शिवम शांत खड़ा रहा। उसने तुरंत चुनौती इसलिए स्वीकार की क्योंकि वह उत्सुक था प्रिमिटिव होली की असली शक्ति देखने के लिए। प्रिमिटिव होली जैसे संगठन जो इन जैसी महान शक्ति से टक्कर लेने की हिम्मत रखते हैं, केवल उच्च स्तर के योद्धाओं के बल पर नहीं टिकते, उन्हें नई प्रतिभाओं की भी आवश्यकता होती है। शिवम देखना चाहता था कि इस जगह के युवा प्रतिभाशाली कितने मजबूत हैं। इसके अलावा प्रिमिटिव गॉड लेक के लगभग सभी लोग प्रिमिटिव गॉड बॉडीज का अभ्यास करते थे और शिवम पहले इसी प्रकार का शरीर साधन कर चुका था, इसलिए उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। एक और बड़ा कारण ये था कि उसकी कल्टिवेशन एम्परर रूम के शिखर पर रुक गई थी, जिससे ब्रेक थ्रू कर पाना मुश्किल हो रहा था। केवल बंद कमरे में अभ्यास से ब्रेक थ्रू मिलना कठिन था।
अलग अलग लोगों से लड़कर शायद अवसर मिल सकता था, इसलिए वह लड़ाई से जरा भी नहीं डर रहा था। भीड़ चुपचाप इंतजार कर रही थी। अधिक समय नहीं बीता कि दूर से कुछ आकृतियां आती दिखाई दी। उनमें से एक लाल बालों वाला युवक था जिसकी आभा जॉकी जैसी थी, लेकिन उससे भी अधिक घमंडी और उग्र। जैक सच में आ गया, अब मजा आएगा। कजिन तुम आ गए, जॉकी ने तुरंत कहा। कहाँ है वो? जैक ने सीधा पूछा। यही है, बड़ा ही घमंडी है, कहता है कि समान स्तर पर उसे कोई नहीं हरा सकता। जॉकी ने शिवम की ओर इशारा किया। ओह, काफी ऊंची बातें करता है, देखते हैं कितना शक्तिशाली है। जैक ने शिवम की ओर घूरते हुए कहा। उसकी आभा आग की तरह भड़क रही थी जो हवा को दबाव में ला रही थी। धम वो एक कदम आगे बढ़ा और वायु में प्रचंड कंपन फैल गया। उसका शरीर तेजी से बढ़कर लाखों फीट ऊंचा हो गया। लाल बालों वाला एक विशाल देववाना। फर्क बस इतना था कि उसके हाथ में लाठी नहीं बल्कि एक युद्ध तलवार थी। उसकी शक्ति स्पष्ट रूप से जॉकी से कहीं अधिक थी। सावधान रहो, गॉड एप स्लैश। जैक ने गर्जकर विशाल ज्वलंत तलवार को आकाश चीरते हुए शिवम पर गिराया। ताकत इतनी भयंकर थी कि साधारण डिवाइन एम्परर भी डरकर पीछे हट जाए। काफी शक्तिशाली, इसकी नसों में मूल देवरक्त काफी मात्रा में है। इसकी लड़ने की क्षमता 5 स्तर ऊपर तक पहुंच सकती है। ऐसा जीनियस तो योगेश के बराबर माना जा सकता है। शिवम मन ही मन बोला। ये स्पष्ट था कि प्रिमिटिव होली की शक्ति वाकई कम नहीं थी। यहाँ कई लोग मूल देववंश से थे जिनकी रक्तरेखा अत्यंत शक्तिशाली थी। इन कारणों से यहाँ कई राक्षसी प्रतिभाएं पैदा होना स्वाभाविक था। शिवम को पूरा विश्वास था कि जैक से भी अधिक शक्तिशाली लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जैक चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, शिवम के लिए खतरा नहीं था। शिवम ने हवा में हाथ बढ़ाया और उसके हाथों में भी एक युद्ध तलवार आकार ले ली। ये थी 3000 एंशंट मिस्टरीज की ग्रेट डिवाइन स्वॉर्ड। धड़ाम दोनों तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ीं और जैक की तलवार उसके हाथ से उछलकर दूर पहाड़ पर जा गिरी। पहाड़ 2 हिस्सों में बंट गया और तलवार की ज्वाला से आसपास की सारी चट्टानें राख बन गईं। उधर जैक का विशाल शरीर लगातार पीछे हटने लगा। हर कदम पर हवा फट रही थी। पीछे खड़े लोग घबराकर दूर हट गए। तुम? जैक की आंखें फट गईं, अविश्वास और भय में डूबी हुई। वह मानने को तैयार नहीं था कि वह एक ही प्रहार में पराजित हो गया। बस इतना ही, शिवम ने शांत स्वर में कहा और दूसरा प्रहार किया। तलवार की किरण सीधी जैक पर गिरी। उसने घूंसे मारकर रोकने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। तलवार ने उसके शरीर पर गहरा निशान छोड़ दिया। चीख के साथ उसका विशाल शरीर सिकुड़कर सामान्य मनुष्य आकार में आ गया। उसके सीने पर गहरा घाव था और उससे खून बह रहा था। उसके चेहरे पर ठंडी पसीने की बूंदें थीं। वह स्पष्ट समझ गया था कि शिवम चाहता तो एक ही पल में उसे मार सकता था। इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसके मन में तूफान उठ गया। जॉकी भी चेहरे पर हवाइयां लिए खड़ा था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि जैक जैसा योद्धा भी एक ही झटके में हार जाएगा। बाकी लोग भी स्तब्ध थे। होली रेल्म में अब शिवम को कौन रोक सकता था? प्रिमिटिव होली वर्ल्ड में कुछ ऐसे डिवाइन एम्परर थे जो जैक से अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन वे इस समय गहरी साधना में थे और ब्रेक थ्रू के अवसर खोज रहे थे। और कोई है? शिवम ने ठंडे स्वर में फिर पूछा। उसने युएन नारायणजान और बाकी सबकी ओर देखा। ये सुनकर सबके चेहरे उतर गए, क्योंकि शिवम का अर्थ स्पष्ट था, ये सब उसके लिए पर्याप्त नहीं है। जब शिवम ने पूछा तो युआन झे, जॉकी और बाकी सबके चेहरे फीके पड़ गए। वे दांत भींचकर चुप रहे और एक शब्द भी नहीं बोल पाए। अब वे क्या करें? क्या किसी उससे भी अधिक शक्तिशाली जीनियस को बुलाकर शिवम का सामना कराएं? यही सोचकर वे पूरी तरह मौन हो गए। उसी समय एक ठंडी आवाज ने इस सन्नाटे को चीर दिया। दिलचस्प, मैंने सोचा था कुछ समय पीछे हटकर साधना करूंगा, पर यहाँ तो इतना शक्तिशाली अभिमानी खड़ा है। दक्षिण पश्चिम दिशा से एक युवक कदम आगे बढ़ता आया और हर कदम पर उसके पैरों के नीचे एक पंखुड़ी उभर आती थी। ये सफेद वेशभूषा में एक बेहद सुंदर और शिष्ट युवक था, जिसकी आभा प्रिमिटिव गॉड लेक के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। प्रिमिटिव गॉड लेक के पुरुष और महिलाएं आमतौर पर खुरदरे, उग्र और प्राचीन ऊर्जा वाले होते थे, उनके प्रिमिटिव गॉड बॉडी अभ्यास और देववंश के कारण। लेकिन ये युवक उनसे बिल्कुल विपरीत था। ये बीरेंद्र है। बीरेंद्र खुद आ गया। क्या वह लड़ने वाला है? लेकिन क्या वह डिवाइन एम्परर रेल्म में प्रवेश नहीं कर चुका? उसके आते ही भारी चर्चा शुरू हो गई। शिवम भी उसे देखकर गंभीर हो गया। ये युवक वास्तव में दबाव पैदा कर रहा था।
समान स्तर पर लड़ाई की बात हो तो शिवम किसी से नहीं डरता, लेकिन सामने वाला डिवाइन एम्परर रेल्म का था, एक ऐसा रेल्म जो स्वयं में भयावह दानवी प्रतिभाओं का स्थान होता है। तभी उत्तर पूर्व दिशा से और एक आवाज आई। एक और युवा आगे बढ़ता हुआ आया। ये युवक प्रिमिटिव होली की जंगली उग्र विशालकाय परंपरा का सही प्रतिनिधि था। उसके हाथ में दरवाजे जितना बड़ा युद्ध कुल्हाड़ा था और हर कदम पर हवा हिल उठती थी, मानो वह पर्वत उठाए चल रहा हो। जहन भी आ गया, ये बीरेंद्र जितना ही प्रसिद्ध है। सिर्फ यही नहीं, चारों दिशाओं में देखो। भीड़ आश्चर्य से चिल्ला उठी और कई दिशाओं से युवा प्रकट हो चुके थे, हर एक बेहद प्रबल, हर एक दबदबे वाला। शिवम की आंखें सिकुड़ गईं। इन युवाओं की उपस्थिति ही भारी दबाव ला रही थी। वे सभी डिवाइन एम्परर थे और उनकी शक्ति इतनी थी कि शिवम के वर्तमान स्तर पर भी उसे दबाव महसूस हो रहा था। ये प्रिमिटिव होली के सबसे उच्च श्रेणी के दैत्य प्रतिभाशाली युवा थे जो सामान्यतः दीर्घ साधना में रहते थे, लेकिन आज सभी एक साथ प्रकट हुए थे। क्या ये सब बीरेंद्र के साथ मिलकर किसी से लड़ाई देखने आए हैं? डिवाइन एम्परर होकर डिवाइन एम्परर से लड़ना तो उनकी पहचान के खिलाफ होगा, लेकिन देखने में लगता है इनमें दिलचस्पी है, कोई भी लड़ सकता है। ये दृश्य इतना आकर्षक था कि बुजुर्ग तक उत्सुकता से देख रहे थे। युवा पीढ़ी की ऐसी भिड़ंत भविष्य और उम्मीद का प्रतीक मानी जाती थी। जैक और जॉकी के चेहरे चमक उठे, उन्हें आशा थी कि कोई शिवम को दबा देगा। बीरेंद्र ने सभी युवाओं की ओर देखकर पूछा, क्यों, तुम लोग लड़ना चाहते हो? जान ने सिर हिलाया, इच्छा तो है, लेकिन गॉड एम्परर रेल्म की कल्टिवेशन से उसे हराना लोगों के लिए हास्य का विषय बन जाएगा। बीरेंद्र मुस्कुराया, तो आसान है, मैं अपनी कल्टिवेशन दबाकर एम्परर रूम पर ले आता हूं, फिर उससे समान स्तर पर लड़ूंगा। इसी को कहते हैं निष्पक्षता। वो शिवम के सामने आकर खड़ा हो गया, उसकी आंखों में अडिग आत्मविश्वास चमक रहा था। शिवम हल्का मुस्कुराया, वह जानता था, डिवाइन एम्परर रेल्म का व्यक्ति भले ही कल्टिवेशन दबा ले फिर भी निष्पक्ष नहीं होता, क्योंकि डिवाइन एम्परर रेल्म की शक्ति में डिवाइन पावर फैक्टर की जागृति अधिक होती है, मूल रहस्यों की समझ तेज होती है, दिव्य ऊर्जा की गुणवत्ता उच्च होती है, लड़ाई क्षमता कई स्तर ऊपर पहुंच जाती है। इसलिए बीरेंद्र का समान स्तर कहकर लड़ना सिर्फ दिखावा था, लेकिन शिवम ने इसे उजागर करने की जरूरत नहीं समझी। ठीक है, लड़ेंगे। शिवम का जवाब सरल था और अत्यंत आत्मविश्वास भरा। बीरेंद्र ने चेतावनी दी, आत्मविश्वास ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि उसके पीछे दम भी होगा, सावधान रहना। उसकी ऊर्जा फूट पड़ी, नीली रोशनी उसे ढकने लगी और अचानक उसके आसपास अनगिनत पत्ते प्रकट हो गए, तलवारकार, ब्लेडकार, टावरकार, यहाँ तक कि मानवकार तक। मारो! बीरेंद्र ने हाथ घुमाया और पत्तों का तूफान शिवम की ओर टूट पड़ा। तलवार जैसे पत्तों से तलवार की आवाजें गूंजीं, ब्लेड पत्तों से चमकीली तलवार ऊर्जा निकली। टॉवर पत्ते विशाल देवस्तंभ बनकर गिरने लगे, मानवकार पत्ते रहस्य कला चलाकर प्रहार करने लगे। कुछ ही क्षणों में सैकड़ों हमले शिवम पर टूट पड़े। शिवम की आंखों में चमक आई, ये मूल रहस्य कला है, और वह भी अत्यंत दुर्लभ प्रकार की। ये पहली बार था जब उसने ऐसी स्रोतशक्ति आधारित तकनीक देखी थी, प्रभावशाली, मगर शिवम से अधिक तकनीकें किसके पास? जाओ! शिवम ने हाथ फैलाए और प्राचीन रहस्य कला की सैकड़ों तकनीकें प्रकट हो गईं। ग्रेट डिवाइन विंड, ग्रेट डेमन स्वॉर्ड, ग्रेट डिवाइन पगोडा और भी अनगिनत विनाशकारी तकनीकें। दोनों की शक्तियां टकराईं, विस्फोट की बौछारें उठीं। लेकिन ये सिर्फ एक सांस तक चला। जैसे ही धुआं छटा, बीरेंद्र के सभी पत्ते टूटकर केवल 2-3 टुकड़ों में बिखर चुके थे। उसका पूरा प्रहार एक ही झटके में खत्म हो गया था। स्पष्ट था, शिवम ने उसका हमला पूरी तरह कुचल दिया था। बीरेंद्र ने देखा कि उसकी शक्तिशाली रहस्य तकनीक को शिवम ने इतनी आसानी से तोड़ दिया है तो उसका चेहरा गहरा पड़ गया। चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो, उसकी ठंडी आवाज गूंजी और उसी क्षण उसका शरीर तेजी से फूलने लगा। अगले ही पल धरती और आसमान के बीच एक विशाल वृक्ष खड़ा हो गया। बीरेंद्र पूरी तरह एक दैत्याकार वृक्ष में बदल गया था। इसकी ऊंचाई लाखों फीट से भी अधिक थी, इसकी शाखाएं आकाश ढक रही थीं, मानो कोई पौराणिक दुनिया का दिव्य वृक्ष हो। ये प्रिमिटिव गॉड बॉडी है। शिवम हल्का आश्चर्यचकित हुआ। ये पहली बार था जब उसने किसी पौधा आधारित प्रिमिटिव गॉड बॉडी का सामना किया था। हालांकि प्रिमिटिव गॉड्स में केवल मांस और रक्त वाले जीव ही नहीं होते, कुछ देवस्तरीय पौधे भी होते हैं, मगर बेहद दुर्लभ।
स्पष्ट था बीरेंद्र या तो पौधा वंशज प्रिमिटिव गॉड का वंशज था या उसने पौधा जीवन वाला प्रिमिटिव गॉड बॉडी साधा था। विशाल वृक्ष की हर शाखा पर घने रंग बिरंगे पत्ते लगे हुए थे। तभी वृक्ष हिला और अनगिनत पत्ते हवा में उछल गए, विविध आकार लेकर शिवम पर टूट पड़े। दसियों हजार हमले, हर दिशा से आकाश भर गया। शक्ति इतनी भयानक कि हवा तक कांप उठी। ये चाल तो दिलचस्प है, शिवम मुस्कुराया। उसके शरीर पर दिव्य आभा फैली। ये थी ग्रेट डिफेंस 3000 प्राचीन रहस्यों में से एक अद्वितीय रक्षाकला। जैसे ही उसने ये तकनीक चलाई, पत्तों के हमले उसके चारों ओर बरसने लगे। धड़ 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 धातु टकराने जैसी आवाजें गूंजने लगीं। चिंगारियां उड़ रही थीं, गरजते हुए विस्फोट हो रहे थे। लेकिन एक भी हमला ग्रेट डिफेंस को भेद न पाया। केवल हल्का कंपन उत्पन्न हुआ, बस इतना ही। क्षण भर में दसियों हजार प्रहार हो चुके थे, पर सब व्यर्थ। बीरेंद्र का चेहरा अब बेहद भयानक हो गया था। ये कैसे संभव है? उसके मन में चीख उभरी। वह चाहता था कि डिवाइन एम्परर रेल्म की असली शक्ति प्रकट करके हमला करे, लेकिन वह खुद ही पहले कह चुका था कि वह कल्टिवेशन सप्रेस करेगा। अब डिवाइन एम्परर की असली शक्ति का उपयोग करे तो सार्वजनिक शर्मिंदगी होती, प्रिमिटिव गॉड लेक में उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती। इसलिए वह डिवाइन एम्परर रेल्म की सीमा तक अपने सप्रेस्ड रेल्म को धकेलने लगा, लेकिन वह डिवाइन एम्परर रेल्म है नहीं। और यह अंतर इतना विशाल था कि शिवम को प्रभावित नहीं कर सकता था। आसपास खड़े लोग स्तब्ध होकर इस दृश्य को देख रहे थे। क्या रक्षा है? बीरेंद्र तो इसे तोड़ ही नहीं पा रहा। इस व्यक्ति की शक्ति की गहराई का अंदाजा लगाना असंभव है। सच में, उनकी आंखों में फिर से शिवम के प्रति भय और आश्चर्य उमड़ आया। शिवम ने मन में अनुमान लगाया, गॉड एम्परर रेल्म से आंका जाए तो यह व्यक्ति 6 और आधे स्तर ऊपर तक लड़ सकता है। ये बेहद डरावना था। इतनी क्षमता शिवम ने केवल एक ही बार देखी थी, सेलेस्टियल क्लैन के येरे में। लेकिन वह भी समझ गया, बीरेंद्र की वास्तविक शक्ति डिवाइन एम्परर रेल्म में उतनी नहीं होगी। डिवाइन एम्परर में ब्रेक थ्रू के बाद कुछ समय की साधना ने उसकी मूल रहस्य तकनीकों और देवशक्ति को अत्यधिक बढ़ाया होगा। फिर वो सप्रेशन करके नीचे आया, इसलिए 6.5 स्तर ऊपर तक लड़ना संभव हुआ। अन्यथा वास्तविकता में वो शायद 5.5 स्तर ऊपर तक लड़ सकता था, जो फिर भी बहुत महान है। इसी कारण बीरेंद्र बिल्कुल स्तब्ध था, विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। वह डिवाइन एम्परर रेल्म से कल्टिवेशन दबाकर एम्परर रूम पर आया था और 6.5 लेवल कॉम्बैट पावर के साथ भी शिवम की रक्षा नहीं तोड़ पाया। इसका अर्थ स्पष्ट था, शिवम कम से कम 7 स्तर ऊपर तक लड़ सकता है। प्रिमिटिव गॉड लेक में ऐसा दानव जैसा योद्धा, ये कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। तभी शिवम ने शांत आवाज में कहा, लगता है यही तुम्हारी सबसे मजबूत शक्ति है, तो ये लड़ाई यहीं खत्म है। उसने एक कदम बढ़ाया, हवा चीरता हुआ बीरेंद्र की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते ही उसने एक विनाशकारी मुट्ठी चलाई। इसमें ग्रेट डिस्ट्रक्शन, ग्रेट फ्रैगमेंटेशन जैसी प्राचीन तकनीकों का संयोग था। जहां यह मुट्ठी गुजरती, बीरेंद्र की सभी पत्त्याकृति आक्रमण तकनीकें चूर हो गईं। पलक झपकते ही शिवम बीरेंद्र के विशाल वृक्ष रूप के नीचे पहुंच गया और उसकी मुट्ठी सीधे तने पर लगी। बुरा हुआ, बीरेंद्र कांप उठा। शिवम के प्रहार की शक्ति इतनी भयानक थी कि सप्रेस्ड कल्टिवेशन में वह निश्चित ही गंभीर रूप से घायल हो जाता। अंतिम क्षण पर उसने सप्रेशन तोड़ दिया। डिवाइन एम्परर रेल्म की वास्तविक शक्ति अचानक फूट पड़ी और उसने मुट्ठी को रोकने की कोशिश की। धम एक विशाल कंपन उठा। शिवम दसियों हजार मीटर पीछे धकेल दिया गया, लेकिन बीरेंद्र का वृक्ष रूप भी जोर से कांपा और तने के बीच में एक विशाल गड्ढा बन गया। वृक्ष तेजी से सिकुड़ा और फिर बीरेंद्र अपने मूल मानव रूप में लौट आया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, मुंह के कोने से खून बह रहा था, वह घायल हो चुका था डिवाइन एम्परर रेल्म की असली शक्ति प्रयोग करने के बावजूद। शिवम की मुट्ठी की शक्ति वाकई विनाशकारी थी। बीरेंद्र ने सप्रेस्ड रेल्म में बचने का कोई विकल्प नहीं था और इसलिए उसने जीतने का अधिकार खो दिया था। शिवम ने कहा, तुम हार गए। क्योंकि नियम ये था कि बीरेंद्र डिवाइन एम्परर रेल्म की शक्ति उपयोग नहीं करेगा, और उसने अंत में उसी शक्ति का प्रयोग किया, इसलिए ये स्पष्ट हार थी। बीरेंद्र का चेहरा अंधकार में था। वह जानता था कि समान स्तर की लड़ाई में वह कभी भी शिवम का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। वह पूरी शक्ति लगाकर शिवम को दबाना चाहता था, लेकिन इससे उसकी प्रतिष्ठा और भी मिट्टी में मिल जाती। ठंडी सांस के साथ वह चुपचाप पीछे हट गया।
शिवम ने बाकी युवाओं की ओर देखा, तुम में से कोई और कोशिश करना चाहता है? लेकिन सभी के चेहरे उतर गए, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। वे जानते थे कि सप्रेस्ड गॉड एम्परर रेल्म में उनकी शक्ति वीरेंद्र के बराबर ही थी, और वह तो हार चुका था। वे कैसे शिवम का सामना करते? शिवम को चुनौती देने आगे कोई भी नहीं आया। आसपास खड़े दर्शक आपस में चर्चा करने लगे, क्या हमारे प्रिमिटिव गॉड लेक में इस आदमी का कोई मुकाबला नहीं? मुश्किल है, वीरेंद्र से ऊपर कोई समान स्तर का नहीं। इस आदमी की लड़ाई क्षमता सच में डरावनी है। जब तक कोई शुद्ध प्रिमिटिव गॉड न हो, लेकिन इस युग में कोई युवा प्रिमिटिव गॉड कैसे हो सकता है? लोगों ने निराश होकर कहा कि समान स्तर पर शिवम का प्रतिद्वंद्वी ढूंढना लगभग असंभव है। शिवम ने धीरे से कहा, अभी तक कोई नहीं। वह स्पष्ट रूप से निराश था। वह यहाँ इसलिए आया था कि शायद कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी मिले और वह अच्छी लड़ाई कर सके, लेकिन यहाँ तो कोई भी उसके योग्य नहीं। तभी अचानक किसी ने चिल्लाया, जरूरी नहीं कि न मिले, एक ऐसा व्यक्ति है जो निश्चित रूप से इसे हरा सकता है। क्या तुम लोग उस राक्षस को भूल गए? लोग चौंक कर उस दिशा में देखने लगे। वह जॉकी था जो पहले शिवम को उकसा रहा था, और अब उसी का चेहरा सबसे ज्यादा उतर गया था। शिवम के लगातार जीतने से उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई थी, इसलिए वह मन ही मन चाहता था कि कोई आए और शिवम को कुचल दे। तुम उस राक्षस की बात कर रहे हो? किसी ने पूछा। हाँ, उसी राक्षस की, जॉकी ने दांत भींचकर कहा, लेकिन वह राक्षस बहुत घमंडी है, किसी को आंख तक नहीं दिखाता। उसका स्वभाव अजीब है, कोई उसे मनाकर ला ही नहीं सकता। और सुना है कि वह प्रिमिटिव होली के आसपास सालों से घूमता है, उसे ढूंढना ही मुश्किल है। लोग सिर हिलाने लगे। जॉकी बोला, जहां तक मैं जानता हूं वो इस समय ओरिजिनल गॉड लेक में नहीं है, बल्कि अपनी रहने की जगह पर है। किसी ने तुरंत कहा, चाहे वह वहीं हो, लेकिन उसे बुलाएगा कौन? लॉर्ड रेल्म के बड़ों के अलावा वह किसी की बात नहीं मानता। जॉकी ने दांत भींचे, मैं जाऊंगा उसे बुलाने, उसे किसी तरह शिवम को दबाना ही था। लड़के तुम यहाँ रुको, मैं तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति लाकर तुम्हें दबाकर रखूंगा। शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और शक्तिशाली? बस यह मत कहना कि फिर निराश कर दोगे। ये सुनकर वीरेंद्र का चेहरा और भी काला पड़ गया। शिवम का मतलब साफ था, वीरेंद्र ने उसे पूरी तरह निराश किया है। जॉकी बोला, चिंता मत करो, जिसको मैं बुलाने जा रहा हूं उसकी शक्ति तुम्हारी कल्पना से भी परे है। ठीक है, शिवम ने कहा, मैं यहीं इंतजार करूंगा। फिर वो मीनू के पास चला गया और मुस्कुराते हुए उससे बात करने लगा। जॉकी मन ही मन झुंझलाया, रुको, मैं ऐसा व्यक्ति लाऊंगा कि तुम्हारी हंसी उड़ जाएगी। वो मुड़ा और निकल पड़ा। जैक ने कहा, जॉकी मैं भी साथ चलूंगा। और दोनों रवाना हो गए। जॉकी और जैक की यात्रा राक्षस को बुलाने के लिए। जहां शिवम था वह विशाल शहर प्रिमिटिव होली लेक के पूर्व में था। जिसे जॉकी बुलाना चाहता था वह उत्तरी शहर में रहता था। दोनों तेजी से उड़ते हुए उत्तरी शहर पहुंचे और एक छोटे पहाड़ी टीले पर उतरे। वहां एक साधारण लकड़ी का घर बना था, बाहर से सरल पर बेहद शांत और गंभीर वातावरण वाला। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वे एक दूसरे को देखे, दोनों के माथे पर ठंडा पसीना था। इस लकड़ी के घर ने मानो हवा में डर घोल रखा था। जैक बोला, जॉकी, क्या सच में उस राक्षस को परेशान करना चाहिए? मुझे नहीं लगता ये ठीक है। जॉकी भी घबराया हुआ था, लेकिन उसने दांत भिंचे, मुझे शिवम को सबक सिखाना है। वह मुझे सबके सामने अपमानित कर गया है, चाहे कुछ भी हो, आज उसे बदला मिलेगा। जैक ने पूछा, तो कारण क्या बताओगे उसे बुलाने का? जॉकी बोला, वह राक्षस बहुत अहंकारी है, लेकिन उतना ही लड़ाकू भी है। शीर्ष राक्षसी प्रतिभाओं से लड़ना उसे पसंद है। उसे पता चले कि कोई उससे भी शक्तिशाली यहाँ आया है, तो वह खुद बाहर आएगा। वे दोनों लकड़ी के घर के पास पहुंच ही रहे थे कि तभी अंदर से एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम दोनों को 3 सांसों का समय देता हूं, तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना परिणाम के लिए खुद जिम्मेदार होगे। जॉकी और जैक दोनों का शरीर कांप उठा। आवाज सुनकर ही उनके दिमाग में पहले झेले गए अपमान और यातना की यादें दौड़ गईं। जॉकी ने मुश्किल से खुद को स्थिर किया और कहा, ओरिजिनल गॉड लेक में एक नया राक्षसी प्रतिभाशाली आया है, उसकी शक्ति अत्यंत भयावह है, हम आपको उसे चुनौती देने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। अंदर से आवाज आई, कोई दिलचस्पी नहीं, जाओ, जॉकी ने जल्दी से कहा।
उस व्यक्ति ने गॉड एम्परर रूम की कल्टिवेशन में ही बीरेंद्र को हरा दिया, जबकि बीरेंद्र ने भी कल्टिवेशन सप्रेस की थी। ओह, इस बार आवाज में हल्की रुचि थी। बीरेंद्र को सप्रेस करके हराया, एक ही चाल में, थोड़ा दिलचस्प है। तभी लकड़ी का दरवाजा चरमराया और एक युवक बाहर निकला। ये युवक लंबा मांसल और साधारण ग्रे चोगा पहने था, पर उसके शरीर से इतनी भयानक आभा निकल रही थी मानो उसके भीतर कोई दानवी शक्ति बंद हो और कभी भी बाहर फट पड़े। जॉकी और जैक उसके सामने सांस तक नहीं ले पा रहे थे। उनके मस्तिष्क में वह समय घूम गया जब ये युवक उन्हें बुरी तरह हराकर खरोंच की तरह फेंक देता था। अगर इस समय शिवम यहाँ होता तो वह अविश्वसनीय रूप से खुश होता, क्योंकि यह युवक कोई और नहीं डाक था, हाँ, शिवम का पुराना साथी। एक समय शिवम डाक के साथ प्रिमिटिव स्पिरिट वर्ल्ड में दाखिल हुआ था। फिर एक अवसर पर डाक एक और दुनिया में पहुंच गया जो उसके कल्टिवेशन के लिए बेहतर थी, और यहाँ उसकी शक्ति तेजी से उभरने लगी। डाक ने ठंडी निगाह से कहा, जो तुम कह रहे हो वह सच होना चाहिए। अगर मुझे पता चला कि तुमने झूठ बोला तो तुम्हें परिणाम पता है। डाक के स्वभाव में अब और अधिक शक्ति, कठोरता और दंभीपन आ चुका था। जॉकी और जैक कांप उठे, वे जानते थे कि डाक से मजाक करना मृत्यु को बुलाने जैसा है। जॉकी जल्दी से बोला, सच्चाई है, बिल्कुल सच, वह लड़का बहुत शक्तिशाली है, आप निराश नहीं होंगे। वास्तव में ये बात कुछ दिलचस्प है, तो मैं उस व्यक्ति से मिल ही लेता हूँ। सभी देवताओं ने हल्का सा मुस्कुराया और शून्य में चलते हुए आगे बढ़ गए। जॉकी और जैक आश्चर्य से भर उठे और तुरंत उनके पीछे हो लिए। दूसरी ओर शिवम, मीनू और अन्य शांतिपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। मीनू को शिवम की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। स्वर्गीय देवता के साथ पिछली लड़ाई से ही उसे शिवम की वास्तविक युद्धशक्ति का अंदाजा हो चुका था। जब तक सामने वाला शिवम पर कल्टीवेशन के सहारे दबाव नहीं डालता, उसे नहीं लगता था कि समान स्तर पर कोई भी शिवम से बेहतर हो सकता है। उसके गुरु ने उसे कभी निराश नहीं किया। अचानक किसी ने एक दिशा में देखते हुए कहा कि कोई आ रहा है। सबकी निगाहें उसी दिशा में लग गईं। सब उत्साहित होकर बोले कि वही राक्षस है, वह सच में आ गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जॉकी और जैक सचमुच इस राक्षस को बुलाने में सफल हो जाएंगे। अब मजेदार दृश्य देखने वाला है। कितने लोग तो चिल्ला पड़े, यहाँ तक कि कुछ वृद्ध भी उत्साहित हो उठे। शिवम की अब तक दिखाई गई शक्ति बेहद प्रबल थी, लेकिन वह राक्षस उनसे भी अधिक भयावह माना जाता था। अब वहां अत्यंत भीषण युद्ध देखने को मिलेगा। कई लोगों ने जैद ताबीज निकालकर दूसरों को बुलाना शुरू कर दिया। पहले की खबरों के कारण उस क्षेत्र में पहले से ही भारी भीड़ जमा थी। आकाश और धरती दोनों जगह लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। शिवम ने भी उसी दिशा में देखा। वह भी उत्सुक था कि प्रिमिटिव गॉड लेक में जिसे सबसे भयानक राक्षस कहा जाता है, वह आखिर किस प्रकार का व्यक्ति होगा और उसकी शक्ति कितनी होगी। लेकिन एक नज़र डालते ही शिवम ठिठक गया। उसका मुंह थोड़ा खुल गया और चेहरा अजीब हो गया। सभी देवता, उसने तुरंत पहचान लिया कि यह डाक है। भले ही अब उसके व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आ चुका था, लेकिन उसकी शक्ल और जीवन ऊर्जा बिल्कुल वही थी। शिवम को उम्मीद नहीं थी कि उसे डाक यहाँ मिलेगा। शिवम के मन में विचार आया कि क्या डाक जिस दुनिया में गया था वही ओरिजिनल गॉड लेक वर्ल्ड है। प्रिमिटिव गॉड लेक में शुद्ध प्रिमिटिव गॉड्स थे, बाकी या तो उनके वंशज थे या प्रिमिटिव गॉड बॉडी का अभ्यास करने वाले लोग। वातावरण भी वैसा ही था जैसा प्रिमिटिव स्पिरिट वर्ल्ड में था, बल्कि उससे बेहतर और उच्च स्तर का। शिवम ने सोचा कि वह वहां नहीं जा पाया था, पर अब किसी और तरह से यहां पहुंच गया। इस समय यूएन, नारायण, इंजान और डाक तीनों वहां पहुंच चुके थे। जॉकी और जैक ने शिवम को स्तब्ध खड़े देखा और सोचा कि वह डर गया है। दोनों के चेहरों पर व्यंग्य और उम्मीद झलकने लगी कि अब डाक उसे दबा देगा। डाक ने पूछा कि वह कौन है जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे हो। जॉकी ने विनम्रता से शिवम की ओर इशारा किया। डाक की निगाह शिवम पर गई, लेकिन वह सिर्फ उसके ऊपर से गुजरी और फिर मीनू पर जाकर ठहर गई। वह तुरंत स्तब्ध रह गया। उसने मीनू को रेड डायनेस्टी में देखा था। डाक के चेहरे पर तुरंत आश्चर्य और खुशी झलक उठी और एक झपकते ही वो मीनू के सामने आ खड़ा हुआ। शिवम ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह डाक था, उसे रोकने की क्या जरूरत थी। और वैसे भी उसने महसूस किया कि चाहकर भी वह उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि डाक की कल्टिवेशन बहुत ऊंची थी। शिवम को यकीन था कि डाक डिवाइन एम्परर रेल्म में प्रवेश कर चुका है। वह पूरी शक्ति तो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन शरीर में भरी दैत्याकार ऊर्जा से अंदाजा लग रहा था कि उसकी गहराई अनंत है। डाक ने प्रसन्न होकर कहा कि मीनू लड़की, तुम सचमुच यहाँ हो।
मीनू ने भी उसे पहचान लिया और उत्सुकता से पूछा कि वह यहाँ कैसे आया। डाक ने हंसकर कहा कि क्या शिवम ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं अभ्यास करने गया था और वही जगह यही है। और फिर उसने चारों ओर देखा कि शिवम कहाँ है। मीनू मुस्कुराई और शिवम का हाथ पकड़कर बोली कि मालिक तो यहीं सामने खड़े हैं। डाक चौंक गया। उसने कहा कि यह शिवम है। मीनू लड़की मुझसे झूठ मत बोलो, इसकी जीवन ऊर्जा पूरी तरह अलग है। क्या तुमने किसी और को पसंद कर लिया और इसलिए मुझसे झूठ बोल रही हो? डाक को विश्वास नहीं हो रहा था और चेहरे पर नाराजगी झलक आई। मीनू शर्म से लाल होकर बोली कि आप क्या कह रहे हैं, ये सच में मास्टर आवम हैं? शिवम ने हंसते हुए कहा कि उसने एक विशेष तकनीक का अभ्यास किया है जिससे उसकी ओरिजिन लाइफ बदल गई है, इसलिए डाक उसे पहचान नहीं पाया। फिर उसने डाक को उनके पहली मुलाकात की कहानी याद दिलाई। अब डाक को भी विश्वास होने लगा। तभी गेंद जैसा छोटा साथी भी बाहर कूद पड़ा और बोला कि यह सचमुच शिवम है। डाक ने सबको देखकर कहा कि तुम लोग भी यहाँ हो, फिर तो ये सच में शिवम है। उसने कहा कि इतने वर्षों में शिवम इतना बदल जाएगा उसने सोचा भी नहीं था। शिवम ने भी हंसकर कहा कि तुम्हारा बदलाव भी कम नहीं है और तुम्हारी शक्ति अब पूरी तरह समझ से बाहर है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। आसपास के लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। वे सोच रहे थे कि डाक अभी शिवम पर हमला करेगा, लेकिन यहाँ तो दोनों पुराने मित्रों की तरह मिल रहे थे। विशेषकर जॉकी और जैक पूरी तरह सुन्न रह गए। उन्होंने इतनी मेहनत से डाक को बुलाया था ताकि शिवम को दबा सके, लेकिन नतीजा उनकी उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा निकला। जॉकी घबरा गया और चिल्लाया कि डाक, हम इसी की बात कर रहे थे, आप जल्दी से इसे दबा दीजिए। लेकिन जैसे ही उसे कहा वो पछता गया और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। डाक ने गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहा कि तुम दोनों ने मुझे मेरे भाई के खिलाफ बुलाया है। लगता है तुम्हारी हड्डियां खुजली कर रही हैं, चलो मैं ठीक कर देता हूं। उसने कहा कि हटो मेरे सामने से। जॉकी और जैक डर के मारे कांप उठे, लेकिन डाक बोला कि मेरे सामने से भागने की कोशिश भी मत करना। उसने हाथ बढ़ाया और आकाश में एक विशालकाय हथेली उभरकर दोनों पर गिर पड़ी। उनके प्रयास पूरी तरह व्यर्थ हो गए और वे दोनों दो उल्काओं की तरह जमीन पर गिरे। जॉकी और जैक को देवताओं द्वारा एकजुटता की गई विशाल हथेली ने सीधे जमीन पर पटक दिया। दोनों जमीन में धंसकर तड़पने लगे। उनके शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे और मुंह से लगातार खून बह रहा था। दोनों के चेहरे भय से सफ़ेद पड़ चुके थे और ऐसा लग रहा था मानो उनकी हड्डियां लगभग टूट चुकी हों। आसपास खड़े लोग भी पीले पड़ गए थे, लेकिन कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि जॉकी और जैक के बुजुर्ग भी सामने खड़े होकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक कारण ये था कि डाक की शक्ति बेहद भयावह थी। दूसरा कारण ये था कि उसकी पहचान अत्यंत विशिष्ट और सम्मानित थी। प्रिमिटिव गॉड लेक के सभी बड़े व्यक्तियों ने उसकी प्रतिभा को समझकर उसे भविष्य की आशा माना था और उसे विशेष साधना के लिए चुना था। उसके जैसी पृष्ठभूमि में कौन मुकाबला कर सकता है, कौन उससे टकराने की हिम्मत कर सकता है? इसलिए जॉकी और जैक के बुजुर्ग भी आंख बंद करके चुप रह गए। जॉकी और जैक को संभालने के बाद डाक की नज़र बीरेंद्र पर गई और उसने ठंडे स्वर में कहा कि उसने सुना है कि बीरेंद्र ने भी उसके भाई पर हमला किया था। डाक ने पूछा कि क्या वो लोग कमजोरों को ही सताते हैं या फिर डिवाइन एम्परर रेल्म की कल्टिवेशन का घमंड दिखाते हैं। बीरेंद्र का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसने समझाने की कोशिश की कि वह तो बस चर्चा कर रहा था। डाक ने कहा कि अगर चर्चा ही थी तो वह भी उससे चर्चा कर लेगा और वह बीरेंद्र की ओर बढ़ने लगा। बीरेंद्र डर और क्रोध में चिल्लाया कि वह ज्यादती न करे। डाक ने व्यंग्य से कहा कि अगर वह ज्यादती कर रहा है तो बीरेंद्र कर ही क्या सकता है। बीरेंद्र ने गुस्से में कहा कि उसे किसी से डर नहीं लगता। उसने फिर से एक ऊंचे विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया, इस बार पिछले रूप से 10 गुना बढ़ा। इस वृक्ष की छाया पहाड़ों और नदियों को ढक रही थी और उसकी सांस ही इतनी भारी थी कि आसपास की हवा कांपने लगी। शिवम की आंखें चमक उठी कि बीरेंद्र सचमुच डिवाइन एम्परर डबल तक पहुंच चुका था। वह भी साधारण डबल नहीं था, बल्कि एक दैत्य प्रतिभा था जिसका स्तर संभवतः डिवाइन एम्परर के चौथे स्तर से भी टकरा सकता था। अगर वह पूरा बल लगा दे तो शिवम भी उसका सामना नहीं कर पाता। ये देखकर शिवम को थोड़ी चिंता हुई कि डाक इसका सामना कैसे करेगा। लेकिन डाक का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। उसने केवल इतना कहा कि हमला करो। बीरेंद्र ने दहाड़ते हुए कहा कि उसने उसे मारने पर मजबूर कर दिया है और फिर वृक्ष के शिखर से असंख्य पत्ते निकलकर एक विशाल नीले प्रकाश शू में बदल गए और डाक पर टूट पड़े। ये हमला शिवम पर किए गए हमले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। शिवम समझ गया कि अगर वह अकेले इस प्रहार को लेता तो जड़े स्टिक के बिना वह शायद जीवित नहीं बचता। लेकिन डाक शांत खड़ा रहा।
उसी क्षण उसका शरीर हल्का सा झटका और उसके बाजू की मांसपेशियां उभर आईं। दिव्य शक्ति उसके हाथ में प्रवाहित हुई और उसने एक प्रचंड मुट्ठी चलाई। पृथ्वी और आकाश एक क्षण को कांप उठे। डाक की मुट्ठी का प्रकाश बीरेंद्र के हमले से टकराया और बीरेंद्र का हमला ऐसे टूट गया जैसे नरम दही पर प्रहार किया गया हो। अगला ही पल वह प्रचंड मुट्ठी बीरेंद्र के वृक्ष रूप के तने पर लगी और वहां एक विशाल छेद बन गया। बीरेंद्र दर्द से चिल्लाया और वृक्ष का रूप सिकुड़ने लगा। वह फिर से मानव शरीर में बदल गया, लेकिन उसके पेट में आगे से पीछे तक एक पारदर्शी छेद था जिससे रक्त बह रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी सांस कमजोर थी। वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था, लेकिन वह अविश्वास में डाक को घूरते हुए बोला कि क्या उसकी कल्टिवेशन फिर से ब्रेक थ्रू कर गई है। डाक ने शांत स्वर में कहा कि वह तो डिवाइन एम्परर डबल का ही उपयोग कर रहा था, उससे ऊपर की कल्टिवेशन का उपयोग वह बीरेंद्र पर क्यों करेगा। बीरेंद्र ने और खून उगल दिया। चारों ओर उपस्थित जीनियस भी सफेद पड़ चुके थे। वे डाक को भय से देख रहे थे। उसकी शक्ति उनसे कहीं आगे थी। कुछ वरिष्ठ लोग उसे देखते हुए बोले कि उसका भविष्य असीमित है और उसकी प्रतिभा से प्रिमिटिव गॉड लेक निश्चित ही पुनः उभर सकता है। शिवम भी ये देखकर दंग रह गया और बोला कि यह व्यक्ति वास्तव में राक्षसी प्रतिभा है। उसे पता था कि डाक का शरीर कई प्रिमिटिव गॉड्स की एसेंस और रक्त से विकसित हुआ था। उसकी क्षमता और प्रतिभा अत्यधिक थी। शिवम अभी भी उसकी कल्टिवेशन का सही आकलन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे लगता था कि वह डिवाइन एम्परर ट्रिपल से भी ऊपर है। शिवम की कल्टिवेशन यद्यपि उसकी टैबू बॉडी के कारण बहुत तेज थी, लेकिन डाक उससे भी अधिक दैत्य जैसी गति से आगे बढ़ा था। ऐसा लग रहा था कि प्रिमिटिव गॉड लेक डाक के लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह थी और उसका निर्णय सही था। डाक ने पूछा कि अब कौन आजमाना चाहता है। बीरेंद्र को एक ही प्रहार में हराने के बाद उसने बीरेंद्र की ओर ध्यान भी नहीं दिया और सीधे कॉन्ग जहन और बाकी युवाओं की ओर मुड़ा। वे सब पीले पड़ चुके थे। कुछ हंसते हुए बोले कि वे लोग तो बस देखने आए थे, लड़ने नहीं। कुछ ने कहा कि उन्हें अचानक कोई काम याद आ गया है और वे निकलने लगे। सभी लोग किसी न किसी बहाने से भागने लगे। शिवम हंसते हुए डाक के पास आया और बोला कि अब तो वह बहुत प्रभावशाली हो गया है। डाक ने कहा कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, अगर इन्हें सख्ती न दिखाई जाए तो ये सिर पर चढ़ जाते हैं, इसलिए कभी कभी उन्हें नियंत्रित करने के लिए बिजली जैसी कड़क दिखानी पड़ती है। डाक ने पूछा कि शिवम अब कहाँ रहता है। शिवम ने दूर पहाड़ी की ओर इशारा किया और बताया कि वे उसी पहाड़ पर रहते हैं जहां से अभी उतरे थे। डाक ने कहा कि चलो वहां चलते हैं, उसे शिवम से अभी बहुत कुछ पूछना है। रास्ते में वे बातें करते रहे। शिवम ने अपने वर्षों के अनुभव और अपनी जीवन ऊर्जा के बदलने का कारण बताया। इनसे संबंधित चीजें वह कभी वहां नहीं बता सकता था, लेकिन प्रिमिटिव गॉड लेक उसकी विरोधी शक्ति थी, इसलिए वहां ये बताने में कोई हानि नहीं थी। उसे ये भी चिंता नहीं थी कि लोग जानेंगे कि वह एक इंस्क्रिप्शन बॉडी है। डाक ने आश्चर्य से कहा कि संसार में इतनी रहस्यमय कला भी होती है जो अतीत और भविष्य को काटकर जीवन की मूल ऊर्जा तक बदल दे। शिवम ने पूछा कि क्या डाक जिस दुनिया से आया है क्या वही प्रिमिटिव गॉड लेक है। डाक ने कहा कि हाँ, प्रिमिटिव गॉड लेक में एक मार्ग है जो प्रिमिटिव स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ा है। दोनों दुनिया बहुत समान हैं और दोनों ही प्रिमिटिव गॉड्स को जन्म देती हैं। ये सुनकर शिवम सदमे में आ गया। जहां मूल देवताओं का जन्म हुआ था वह कोई साधारण स्थान नहीं था। डाक ने कहा कि हाँ, प्रिमिटिव गॉड लेक इससे कहीं अधिक उन्नत है। वहां 72 मूल देवता पैदा हुए थे और यहाँ की भूमि और साधना का वातावरण उससे भी बेहतर है। वहां मूल देवताओं के साथ कई अन्य महान अस्तित्व भी विराजमान हैं। और जहां हम पहले गए थे वह प्रिमिटिव गॉड लेक का बाहरी क्षेत्र माना जाता था, जहां वे ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की तलाश करते थे जिन्होंने प्रिमिटिव गॉड बॉडी साधा हो। शिवम को ये सुनकर संदेह हुआ कि बाहरी दुनिया के इतने लोग इनके नियंत्रण में थे, तो प्रिमिटिव गॉड बॉडी वाले प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा करना तो मानो शेर को दूध पिलाने जैसा नहीं था। डाक ने समझाया कि पहले उन्हें सिर्फ बाहरी दुनिया में अभ्यास करवाया जाता था। यदि कोई अत्यंत उत्कृष्ट प्रतिभा मिलती जो विशेष प्रशिक्षण के योग्य हो, तभी उसे प्रिमिटिव गॉड लेक लाने पर विचार किया जाता, लेकिन उससे पहले उसे कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता और यह सिद्ध करना पड़ता कि वह इनके प्रभाव को नकार सकता है तथा प्रिमिटिव गॉड लेक के लिए उपयोगी हो सकता है। ऐसे लोग बहुत कम होते, लेकिन कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि प्रिमिटिव गॉड लेक में खुद बहुत कम प्रतिभाएं जन्म लेती थीं और उन्हें बाहर तलाश करनी पड़ती थी। जो उपयुक्त नहीं होते उन्हें वापस भेज दिया जाता था।
ये सुनकर शिवम को तुरंत निर्मल की याद आ गई, जिसे कभी किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने शिष्य बना लिया था, लेकिन बाद में वह विशाल ब्रह्मांड में फिर से घूमता मिला। अब समझ आया कि वह शायद परीक्षाओं में असफल रहा और वापस भेज दिया गया। डार्क ने कहा कि प्रिमिटिव गॉड लेक ब्रह्मांड के आरंभ से ही मौजूद है और इन का सामना करता आया है, लेकिन इन इतना शक्तिशाली है कि प्रिमिटिव गॉड लेक उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वे केवल ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। डार्क की आंखों में तीव्र घृणा चमक उठी जब उसने कहा कि अब उसे पता चला कि प्रिमिटिव गॉड्स को इन ने ही नष्ट किया था और उनके गिरते रक्त से उसका जन्म हुआ था। ये रक्त ऋण वह कभी नहीं भूलेगा और एक दिन इन से अवश्य बदला लेगा। ऐसा कहते हुए वे पहाड़ की चोटी पर लौट आए। ये स्थान सामान्य लोगों की पहुंच में नहीं था, लेकिन डार्क की विशिष्ट पहचान के कारण प्रिमिटिव गॉड लेक के चारों शहरों में वह जहां चाहे जा सकता था। डार्क ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने सुना है कि शिवम की शक्ति बहुत बढ़ गई है और समान स्तर की लड़ाई में उसने बीरेंद्र को आसानी से हरा दिया था। उसका मन भी थोड़ा उत्साहित था और उसने कहा कि क्यों न वे दोनों आपस में चर्चा करें। शिवम ने हंसकर कहा कि तुम्हारे साथ चर्चा करना तो खुद को मार खाने के बराबर है, मैं तो तुम्हारी कल्टिवेशन तक नहीं देख पा रहा। वो मजाक कर रहा था, लेकिन सच ये था कि बीरेंद्र जैसे दैत्य प्रतिभाशाली को डार्क ने एक ही प्रहार में लगभग मार डाला था, तो शिवम क्यों मूर्खता करता। लेकिन डार्क ने कहा कि वह अपनी कल्टिवेशन सप्रेस कर देगा और केवल एम्परर रूम के स्तर पर उससे लड़ेगा। ये सुनकर शिवम ने स्वीकार कर लिया। वह भी जानना चाहता था कि डार्क कितनी दूर तक पहुंच चुका है, क्योंकि जब वे अलग हुए थे तब डार्क की क्षमता इतनी चौंकाने वाली नहीं थी, लेकिन उसका असली संभावित शक्ति अभी प्रकट नहीं हुई थी। इतने वर्षों में उसकी प्रतिभा किस ऊंचाई पर पहुंच चुकी होगी, इसका अंदाजा लगाना कठिन था। दोनों एक खुली जगह पर आमने सामने खड़े हो गए। मीनू, सिद्धार्थ और गेंद जैसे अन्य साथी दूर से देख रहे थे। डार्क ने चेतावनी दी कि शिवम सावधान रहे और फिर उसने अपनी शक्ति छोड़ दी। ये डिवाइन एम्परर रूम की शक्ति थी जिसे उसने सप्रेशन के बाद स्थिर रखा था। एक धमाके के साथ डार्क बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसका पूरा शरीर दिव्य शक्ति से चमक रहा था और वह सीधे शिवम पर प्रहार कर रहा था। उसके मुंह का गुजरना ही ऐसा था कि शून्य फटने लगे। शिवम उत्साहित होकर बोला कि आओ, और उसने अपनी निषिद्ध शक्ति को सक्रिय किया। उसके शरीर से चमकदार प्रकाश निकला और उसने भी प्रचंड प्रहार किया। इस प्रहार में कई प्राचीन महान रहस्य कलाएं सम्मिलित थीं। दोनों के मुंह टकराए और ऐसा लगा मानो दो सितारे आपस में टकरा गए हों। विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ और दोनों कुछ दूर पीछे हट गए। शिवम ने महसूस किया कि उसकी मुट्ठी हल्की सी सुन्न हुई है। उसने पूरा बल नहीं लगाया था, लेकिन शक्ति इतनी थी कि वह 7 स्तर ऊपर तक लड़ सकता। फिर भी डार्क पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। शिवम समझ गया कि डार्क का शरीर अत्यंत भयानक स्तर तक पहुंच चुका है। उसमें प्रिमिटिव गॉड्स के समान मांसपेशी शक्ति थी, अंतहीन, कठोर और दैत्य जैसी। उसकी डिवाइन पावर भी अत्यंत शुद्ध, प्राचीन और संकेंद्रित थी, मानो मूल डिवाइन फैक्टर की 8 बार अवेकनिंग हो चुकी हो। शिवम ने मन ही मन स्वीकार किया कि डार्क वास्तव में एक राक्षस बन चुका है। उसकी प्रतिभा अत्यधिक है और उसका डिवाइन पावर शायद 8 बार जागृत शक्ति के बराबर है। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई व्यक्ति इंस्क्रिप्शन बॉडी की शक्ति का भी मुकाबला कर सके, लेकिन डार्क उस स्तर के बहुत करीब था। डार्क उत्साह से हंसते हुए बोला कि यह तो केवल शुरुआत है, दोनों ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया है। अब पूरी ताकत से लड़ते हैं। शिवम ने सहमति में गर्जना की। उसके पूरे शरीर की कोशिकाएं सक्रिय हो उठीं और उनमें छिपे असंख्य एंशिएंट मिस्ट्रीज बाहर फूटने लगे और एक दूसरे में मिल गए। उसकी हथेली चाकू जैसी हो गई और उसने एक विशाल अटैक छोड़ा। इस एक प्रहार में कई महान एंशिएंट टेक्निक्स जैसे ग्रेट स्वॉर्ड, ग्रेट फ्रैगमेंटेशन, ग्रेट डिस्ट्रक्शन, ग्रेट अरोरा सम्मिलित थीं। शक्ति पहले से कई गुना अधिक थी। डार्क ने गर्जना की और उसके ऊपर एक विशाल प्राचीन पत्थर का द्वार प्रकट हुआ। ये थी उसकी ओरिजिनल सीक्रेट टेक्निक, डोर ऑफ डोमिनेशन। इस द्वार से एक विशाल दानव जैसी आत्मा बाहर निकली जिसके सिर पर कई भयानक सींग थे। शिवम ने आश्चर्य से कहा कि यह प्रिमिटिव कल्टिवेटर नहीं बल्कि प्रिमिटिव कल्टिवेटर की सोल है। उसे आश्चर्य हुआ कि डार्क ने इस तकनीक को इतने गहरे स्तर तक साध लिया है कि वह प्रिमिटिव कल्टिवेटर की आत्मा को जाओ ऑन कर सकता है। शासक के द्वार में प्रकट हुई वह प्राचीन देवात्मा विशाल रक्तरंजित मुंह खोलकर झपटी और शिवम द्वारा काटे गए चाकू प्रकाश को निगलने की कोशिश की, लेकिन ये बस कुछ ही सांसों तक टिक पाए।
चाकू की रोशनी इतनी प्रबल थी कि उस आत्मा का मुंह बीच से फट गया और उसका पूरा अस्तित्व पीछे की ओर उछल गया। अगले ही क्षण चाकू का प्रकाश आगे बढ़ता हुआ शासक द्वार पर जा गिरा, जिससे वह प्रचंड द्वार जोर से कांपता हुआ सीधे डाक की ओर धकेल दिया गया। हालांकि शिवम के वार को रोकने में वह सफल रहा, पर स्पष्ट था कि यह तकनीक भी भारी दबाव में आ गई थी। डाक ने उत्साहित होकर कम स्वर में पुकारा कि बहुत अच्छा, अब फिर से, और उसने गन ऑफ ऑल थिंग्स, फायर ऑफ ग्लेज जैसी अनेक मूल दिव्य कलाओं को सक्रिय किया। उसकी दिव्य शक्ति प्रबल होकर डिवाइन एम्परर रूम की सीमा तक पहुंच गई और उसके सिर के ऊपर लगातार नई नई मूल रहस्य कलाएं प्रकट होती गईं। देखते ही देखते उनके प्रकार 20 से भी अधिक हो गए। हर एक मूल रहस्य कला अत्यंत भयावह आभा छोड़ रही थी। शिवम की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि डाक की हर रहस्य कला ने 6 से अधिक शैकल्स काट लिए थे, और कुछ तो 7 तक। उसके जैसे युवावस्था के व्यक्ति द्वारा इस स्तर तक पहुंच जाना वास्तव में अविश्वसनीय था। डाक की 20 से अधिक मूल रहस्य कलाएं इस स्तर तक पहुंच चुकी थीं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। डाक ने मुस्कुराकर कहा कि शिवम शायद अब टिक न पाए, लेकिन बोलने में देरी हो रही है। शिवम की आंखों में प्रज्वलित युद्ध ज्वाला उठी और उसने उत्तर दिया कि चिंता मत करो, तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाओ। समान स्तर की लड़ाई में शिवम शायद ही कभी ऐसा भाव दिखाता था, क्योंकि उसे बहुत कम प्रतिद्वंद्वी दबाव दे पाते थे, लेकिन इस बार डाक ने सचमुच उसे चुनौती दी थी। शिवम खुद 9 स्तरों तक पार कर लड़ सकता था और उसे लगता था कि अब उसे समान स्तर पर कोई दबा नहीं सकता, पर डाक ने ये भ्रम तोड़ दिया। एक गगनभेदी गर्जना के साथ शिवम ने वॉर कैरेक्टर टैक्टिक की 6 गुना शक्ति सक्रिय की और अपनी लड़ाकू ताकत चरम पर पहुंचा दी। डाक की आंखें चमक उठीं और वह बोला कि अच्छा, तुमने भी अब वास्तविक शक्ति छिपाई हुई थी, तो अब मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। वह बिजली की गति से शिवम की ओर झपटा और उसके साथ साथ 20 मूल रहस्य कलाएं भी शिवम पर टूट पड़ी। कुछ अत्यंत तेज, कुछ अत्यंत भारी, कुछ अत्यंत प्रचंड। हर एक की अपनी विशिष्टता थी, लेकिन सभी का हमला विनाशकारी था। शिवम ने भी निषिद्ध शक्ति की सीमा तक पहुंचकर अपनी समस्त एंशंट मिस्टरीज सक्रिय कर दी। उनकी संख्या डाक से कहीं अधिक थी। दोनों ओर की दिव्य कलाएं आकाश में टकराईं और एक के बाद एक विस्फोट होने लगे। ये पूरा क्षेत्र दिव्य प्रकाश में ढक गया। अधिकांश लोग अंदर क्या हो रहा है देख भी नहीं पा रहे थे, केवल लगातार गूंजती गड़गड़ाहट सुन रहे थे। उग्र ऊर्जा चारों ओर फैल रही थी, धरती पर भी प्रहार कर रही थी, लेकिन ये पर्वत स्वयं कई देवताओं और मूल देवताओं के साधना स्थल के रूप में अत्यंत कठोर था, इसलिए उस पर एक खरोंच तक नहीं पड़ रही थी। यही कारण था कि दोनों ने यहाँ युद्ध करना चुना था। दूरी पर खड़े मीनू और अन्य लोग अपनी डिवाइन एम्परर शक्ति को आंखों में समेटकर किसी तरह युद्ध का दृश्य देख पा रहे थे। वे दंग थे। ये कैसी शक्ति थी? क्या ये सचमुच गॉड एम्परर रेल्म में संभव है? मीनू की बहनों के चेहरे भय और सम्मान के मिश्रण से भरे थे। एक शिवम जैसे चमत्कार को देखना ही अद्भुत था, लेकिन अब सामने 2 चमत्कार लड़ रहे थे। ये तो चमत्कारों का चमत्कार था। दोनों का युद्ध लगातार तीव्र और अधिक उग्र होता गया। प्रारंभ में दोनों मित्र होने के कारण संयम से लड़ रहे थे ताकि एक दूसरे को चोट न पहुंचे, लेकिन कुछ ही समय में दोनों को एहसास हो गया कि सामने वाला उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसलिए दोनों ने अपनी अपनी सीमा को लगातार बढ़ाया और अपनी शक्ति की चरम सीमा तक पहुंच गए। सैकड़ों प्रहारों के बाद भी नतीजा नहीं निकला। शिवम उत्साह में चिल्लाया कि बहुत मजा आ रहा है। डाक भी लगातार नई मूल कलाएं, हमला, रक्षा, गति, एक के बाद एक प्रदर्शित करता चला गया। दोनों की लड़ाई पूरी तरह बराबरी की थी। बाद में शिवम ने 7 गुना शक्ति भी सक्रिय की, लेकिन ठीक पिछले अनुभव की तरह ही उसने पाया कि 7 गुना के बाद उसकी निषिद्ध शक्ति उल्टा घटने लगती है, जिससे उसका वास्तविक युद्ध स्तर 9 स्तरों के पार नहीं जा पाता। उसे समझ था कि यही उसकी वर्तमान सीमा है। फिर भी लड़ाई सैकड़ों प्रहारों तक जारी रही। अंत में एक प्रचंड विस्फोट हुआ और दोनों पीछे हटकर हवा में आमने सामने खड़े हो गए। डाक ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि अद्भुत शिवम, तुम पहले से न जाने कितने गुना बेहतर हो। उसका उतारता हुआ श्वास और स्थिर होती ऊर्जा बता रही थी कि अब युद्ध समाप्त होना चाहिए। शिवम की ऊर्जा भी शांत होने लगी। उसने स्वीकार किया कि डाक अत्यंत शक्तिशाली है और पहले उसे लगता था कि उसकी निषिद्ध शक्ति डाक को दबा देगी, लेकिन अब स्पष्ट था कि वह गलत था। डाक का शरीर, उसकी डिवाइन पावर, उसकी मूल अवेकनिंग्स और मूल रहस्य कला की जंजीरों का टूटना, सब कुछ मिलकर उसे निषिद्ध शक्ति के बराबर खड़ा कर देता था।
डार्क ने कहा कि वास्तव में वह हार गया है क्योंकि शिवम डिवाइन एम्परर रेल्म की सीमा में युद्ध कर रहा था और 9 स्तर पार कर सकता था, जबकि डार्क स्वयं डिवाइन एम्परर रेल्म से नीचे सप्रेशन करके लड़ रहा था और उसकी असली प्रगति डिवाइन एम्परर रेल्म पार करने के बाद हुई थी। इसलिए सप्रेशन के बावजूद उसकी मूल कलाएं और डिवाइन पावर वैसे ही थी और उसी के बल पर वह शिवम के बराबर खड़ा था। उसने कहा कि होली रेल्म में वह केवल 8 स्तर पार कर सकता था, इसलिए तकनीकी रूप से वह ही हारा। शिवम हंसकर बोला कि अब विनम्रता छोड़ो और चलो पीते हैं। दोनों हंसते हुए साथ बैठे। जल्दी ही शिवम ने अपनी कई स्टोरेज रिंग्स से शराब सामग्री मसाले निकाल लिए। अब भोजन की जरूरत भले न रही हो, लेकिन स्वाद की लालसा तो अभी भी थी। कई लोग खाते पीते बातें कर रहे थे। डार्क ने कहा कि शिवम, तुमने बताया था कि तुम्हारा पास्ट बॉडी मुख्य रूप से विभिन्न डिवाइन पावर्स को साधता है, तो उसके अभ्यास के लिए प्रिमिटिव होली सबसे उत्तम स्थान है। यहाँ डिवाइन पावर और ओरिजिनल सीक्रेट टेक्निक्स की साधना का प्रभाव अविश्वसनीय रूप से अच्छा है। शिवम ने कहा कि उसने भी ऐसा ही सोच रखा था। डार्क ने उत्साहित होकर कहा कि प्रिमिटिव होली में एक महान अवसर छिपा है और उसकी शक्ति इतनी तेजी से बढ़ने का कारण भी वही अवसर है। वो बोला कि जब तुम्हारा पास्ट बॉडी यहाँ आ जाए तब हम साथ में वहाँ जा सकते हैं। शिवम पश्चिम दिशा की ओर देखते हुए बोला कि क्या वो अवसर प्रिमिटिव गॉड लेक में है? डार्क ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, उसी विशाल झील को प्रिमिटिव गॉड लेक कहा जाता है और इसी के नाम पर पूरी दुनिया का नाम पड़ा है। प्राचीन काल में इसी झील से 72 प्रिमिटिव गॉड्स जन्मे थे। ये सुनकर शिवम और मीनू हैरान रह गए। उन्होंने तो सुना था कि प्रिमिटिव गॉड लेक वर्ल्ड में 72 प्रिमिटिव गॉड्स जन्मे थे, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वे सभी एक ही झील से उत्पन्न हुए होंगे। ये बात अविश्वसनीय थी, जैसे पूरी सृष्टि का उद्गम उसी झील में हुआ हो। डार्क ने आगे कहा कि सभी प्रिमिटिव गॉड्स अंडाकार खोलों से जन्मे थे और उनके निकल जाने के बाद जो एगशेल्स बच गए थे वे आज भी दिव्य शक्ति साधना के लिए अतुलनीय खजाना है। मूल डिवाइन पावर जागृत करने, मूल सीक्रेट टेक्निक्स समझने और डिवाइन एम्परर रेल्म के शीर्ष तक पहुंचने में वे अत्यधिक लाभ देते हैं। प्रिमिटिव होली की दुनिया में साधारण फिंगरनेल जितनी छोटी प्रिमिटिव कल्टिवेटर एगशेल भी अनमोल मानी जाती है, इतनी कि उच्च स्तर के डिवाइन एम्परर्स उसके लिए सेक्ट रश कर जाएं। इसके अलावा झील की गहराइयों में ओरिजिनल रेड और कई डाइल्यूटेड डिवाइन मेडिसिन्स भी मौजूद हैं, जिनकी कीमत अत्यंत महान है। शिवम समझ गया कि यह स्थान इतना शक्तिशाली है तो आसानी से किसी को प्रवेश क्यों मिलेगा। उसने चिंता प्रकट की कि प्रिमिटिव गॉड लेक में जाना आसान नहीं होगा। डार्क ने कहा कि बिल्कुल सही, ये झील अत्यंत विशाल है और उसका जल साधारण पानी नहीं है। एक एक बूंद ऐसी भारी है कि साधारण व्यक्ति को कुचल दे। वहाँ के विशाल तरंगों की शक्ति सुनामी जैसी भयावह है। ऊपर से वहाँ ऐसी अदृश्य दैवी दबाव है कि सामान्य कल्टिवेटर्स उसके करीब भी नहीं जा सकते। केवल अत्यंत प्रतिभाशाली लोग ही भीतर प्रवेश कर सकते हैं और वही अवसर पा सकते हैं। डार्क बोला कि यदि शिवम का पास्ट बॉडी झील के भीतर पहुंचकर कुछ प्रिमिटिव कल्टिवेटर एगशेल प्राप्त कर ले तो उसका कल्टिवेशन अभूतपूर्व गति से बढ़ेगा। ये सुनकर शिवम के मन में उत्साह जग उठा। उसने तुरंत कहा कि वह अभी वर्महोल खोलकर अपने पास्ट बॉडी को यहाँ बुलाता है। उसने 36 डिस्क्स निकालकर उन पर इंस्क्रिप्शन पावर डाली। डिस्क्स आकाश में घूमने लगे और उनके बीच एक घुमावदार प्रकाश भंवर प्रकट हुआ। कुछ समय बाद वर्महोल स्थिर होकर खुल गया। मीनू और बाकी लोग उत्सुकता से उस भंवर को निहार रहे थे। अचानक भीतर से एक आकृति उभरी। लंबा पतला शरीर, लहराते लंबे बाल, धीरे धीरे आकृति स्पष्ट हुई। मीनू हर्ष से चिल्ला उठी। ये शिवम का पस्त बॉडी था। उसका चेहरा और जीवन ऊर्जा शिवम की पुरानी देह के समान थी, जिससे मीनू को अधिक अपनापन महसूस हुआ। पस्त बॉडी ने मुस्कुराकर मीनू को संबोधित किया और वर्महोल से बाहर आ गया। शिवम ने डिस्क्स वापस समेट लिए। डार्क दोनों शिवम, पास्ट और प्रेजेंट को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वो बोला कि एक ही व्यक्ति के 2 शरीर, ये तो अद्भुत है, अविश्वसनीय। मीनू भी दोनों को देखकर विस्मय से भर उठी। प्रेजेंट बॉडी वाले शिवम ने कहा कि भले ही हम 2 शरीर में बटे हों, लेकिन मूल रूप से हम एक ही हैं। डार्क ने पास्ट बॉडी को देखते हुए कहा कि उसकी कल्टिवेशन डिवाइन एम्परर 7th लेवल पर है। ये बहुत उच्च नहीं दिखती, लेकिन पास्ट बॉडी ने फोनिक्स फाइटिंग साधा है, जिसमें 21 डिवाइन पावर्स और 21 मिस्टरीज को एक साथ साधना पड़ता है, इसलिए ये गति भी चमत्कार से कम नहीं। ड्रैगन मदर स्टार के कल्टिवेशन वातावरण और टोनी व आलिया के मार्गदर्शन ने भी गति बढ़ाई है। शिवम ने कहा कि अब प्रिमिटिव गॉड लेक जाने का समय है।
वह यही इसी उद्देश्य से आया है। डाक ने हाँ कहा और सबसे आगे रास्ता दिखाने लगा। शिवम के 2 शरीर मीनू और अन्य भी उसके साथ उड़ते हुए विशाल शहर से पश्चिम की ओर बढ़ गए। थोड़ी दूरी उड़ने पर वे विशाल गरज सुनने लगे, प्रिमिटिव गॉड लेक के विशाल तरंगों की आवाज। आगे दृश्य खुला और उसके सामने वह अंतहीन झील दिखाई दी, मानो किसी महासागर से भी बड़ी अनंत फैली हुई। आकाश से शिवम ने इंस्क्रिप्शन पावर से दृष्टि को मजबूत किया तो उसे झील के दूसरे छोर पर एक महानगर दिखाई दिया। वह था पश्चिमी तट का शहर। झील में हजारों मीटर ऊंची तरंगें उठती और गिरती, हर प्रहार आसमान फाड़ देने जैसा शोर पैदा करता। कुछ स्थानों पर विशाल भंवर थे जिनका गहरा काला केंद्र सब कुछ निगल जाने जैसा प्रतीत होता था। डाक ने कहा कि झील के केंद्र की ओर जाते ही तरंगों की शक्ति बढ़ती जाती है और खतरा कई गुना हो जाता है, लेकिन वहीं अवसर भी अधिक मिलते हैं। बाहरी परिधि में लगभग कुछ नहीं मिलता। हम सीधे भीतर के हिस्से से प्रवेश करेंगे। शिवम और बाकी सभी ने सहमति जताई। वे उन्मत्त हवाओं को रोकने के लिए अपने चारों ओर दिव्य रक्षा बनाते हुए आगे बढ़ते गए। लगभग 30,000 मील उड़ने के बाद डाक ने कहा कि अब उन्हें नीचे उतरकर पैदल आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे यदि वे उड़ते रहे तो कोई अनहोनी हो सकती है। शिवम और बाकी सभी लोग स्वाभाविक ही डाक के सुझाव से सहमत हो गए, क्योंकि डाक कई वर्षों से यहाँ साधना कर रहा था और इस स्थान की परिस्थितियों को सबसे अधिक समझता था। जितना अधिक वे प्रिमिटिव होली लेक के केंद्र के पास पहुंचते जा रहे थे, झील की शक्ति उतनी ही भयावह होती जा रही थी। प्रिमिटिव कल्टिवेटर एगशेल और अन्य दुर्लभ डिवाइन मेडिसिन्स सब झील की गहराई में दबे हुए थे। उन्हें प्राप्त करने का एकमात्र तरीका था कि झील के तल तक उतरकर वहां से उन्हें खोजा जाए। अगर वे बहुत आगे उड़कर सीधे नीचे उतर जाते तो नीचे का वातावरण अचानक इतना खतरनाक हो सकता था कि उनकी सहनशक्ति उसे झेल ही न पाती और वे सीधे मृत्यु के मुंह में गिर जाते। इसलिए पहले अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्र में उतरना और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना ही सबसे विश्वसनीय तरीका था। इससे शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी और यदि किसी स्तर पर सहन न कर पाए तो वे पीछे हट सकते हैं। इस निर्णय के बाद सभी ने अपने शरीर के चारों ओर मजबूत रक्षा कवच बनाए और सीधे झील के भीतर उतर गए। शिवम के पास्ट बॉडी के चारों ओर आदित्य शील्ड का विशाल दिव्य कवच बन गया। यह मूल रहस्य कला अब पहले की तुलना में कई गुना मजबूत हो चुकी थी। दूसरी ओर प्रेजेंट बॉडी ने ग्रेट डिफेंस टेक्निक सक्रिय कर ली और चमकदार प्रकाश का कवच उसके शरीर पर फैल गया। झील में प्रवेश करते ही शिवम को ऐसा लगा मानो सैकड़ों पर्वत उसके शरीर पर एक साथ गिर गए हों, यहाँ तक कि ग्रेट डिफेंस भी कांप उठा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह साधारण पानी नहीं था, बल्कि प्राचीन युग की दैवी शक्ति जैसी दमनकारी ऊर्जा से भरा हुआ था। इसकी प्रत्येक लहर मानो दर्जनों डिवाइन माउंटेन्स की तरह टकराती थी, भारी, सघन और विनाशकारी। ये पानी लगभग ऐसा था जैसे उसमें प्रिमिटिव गॉड्स की दैवी शक्ति की प्रतिध्वनि कैद हो। हालांकि यह वास्तविक डिवाइन पावर नहीं थी। अगर होती तो वे जीवित ही नहीं बच पाते। सौभाग्य से यहाँ की तीव्रता अभी उनकी सहनशक्ति के भीतर थी। डाक ने समझाया कि चूंकि यहाँ 72 प्रिमिटिव गॉड्स जन्मे थे, इसलिए झील की हर बूंद में उनकी अवशिष्ट प्राइमोर्डियल ब्रेथ समाई हुई है और यही कारण है कि पानी इतना उग्र और भयावह है। ये शक्ति सीधे अवशोषित नहीं की जा सकती, परंतु इसी उग्र वातावरण में अनमोल खजाने जन्म लेते हैं, इसलिए वे इन्हें खोज सकते हैं। सब लोग लगातार नीचे उतरते गए। ये झील अत्यंत गहरी थी। वे हजारों मील नीचे उतरने के बाद ही तल पर पहुंचे। तल पर विशाल तरंगें नहीं थीं, लेकिन अंधेरे में छिपी धाराएं तूफानों की तरह बह रही थीं, जिनकी शक्ति भी भयानक थी। फिर भी यह क्षेत्र अभी उनकी सहनशक्ति के भीतर था। डाक ने बताया कि इस बाहरी हिस्से का पहले ही अन्वेषण हो चुका है, इसलिए समय बर्बाद किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। सभी लोग तल पर चलते हुए आगे बढ़ते गए। जल्द ही वे 20,000 मील और अंदर पहुंच गए। जितना आगे बढ़ते गए उतना ही दबाव बढ़ता गया। यहाँ तल से लगातार दैवी दमन की लहरें उठ रही थीं। यह कोई साधारण दबाव नहीं था, बल्कि प्रिमिटिव गॉड्स की प्राचीन कोअर्शन जैसा था। ये दबाव केवल शरीर पर ही नहीं, बल्कि चेतना और आत्मा पर भी प्रहार कर रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि प्राचीन युग के किसी दैत्यदेव की गर्जना गहराई में गूंज रही है। इच्छाशक्ति कमजोर होने पर यहाँ आगे बढ़ना असंभव था। मीनू की दोनों बहनें इसी दबाव से जूझ रही थीं। शिवम को अपेक्षाकृत आसानी महसूस हो रही थी। भले ही कल्टिवेशन के स्तर में वह सबसे पीछे था, लेकिन इंस्क्रिप्शन बॉडी होने के कारण उसकी आत्मा शरीर की हर कोशिका में फैली हुई थी, जिससे उसके लिए इस स्तर के एंशिएंट प्रेशर का सामना करना सरल था।
पास्ट बॉडी की कल्टिवेशन डिवाइन एम्परर 7th लेवल थी, पर उसके शरीर पर दिव्य प्रकाश फैल रहा था और अनेक ओरिजिनल सीक्रेट टेक्निक्स सक्रिय होकर दबाव को रोक रही थीं। साथ ही शिवम की इच्छा शक्ति अत्यंत दृढ़ थी, इसलिए ये दमनकारी शक्ति उस पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पा रही थी। मीनू ने चिंतित होकर अपनी दोनों बहनों से पूछा कि वे ठीक हैं या नहीं। वे बोली कि वे ठीक हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। उनके भीतर का गर्व उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा था, विशेषकर तब जब शिवम उनसे कम कल्टीवेशन होने के बावजूद सहन कर रहा था। वे आगे बढ़ते गए और 10,000 मील आगे दबाव की तीव्रता और भी बढ़ गई। मीनू की दोनों बहनों का सांस लेना कठिन हो चुका था, लेकिन इसी क्षेत्र में उन्हें पहली उपलब्धि दिखाई दी। शिवम की नज़र दूर चमकते कुछ क्रिस्टल जैसी वस्तुओं पर पड़ी। वे डिवाइन पावर सोर्स बीज थे जो लोगों को उनकी ओरिजिनल सीक्रेट टेक्निक्स खोलने में मदद करते थे। ये देव बीज बहुत मूल्यवान थे और कम उम्र में विशेष रूप से उपयोगी थे। मीनू की एक बहन सबसे निकट थी, उसने आगे बढ़कर सभी बीज को इकट्ठा कर लिया। कुछ दूर चलने पर और भी वस्तुएं दिखाई दीं। एक दिव्य औषधि झील की गहराई में उग रही थी जो इस उग्र वातावरण में भी जीवित थी। इसका अर्थ था कि वह अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली होगी। शिवम प्रेजेंट बॉडी उस औषधि के सबसे निकट था, इसलिए उसने एक कदम बढ़ाकर उसे तोड़ा और तुरंत प्रेजेंट बॉडी को दे दिया। पास्ट और प्रेजेंट बॉडीज एक ही चेतना साझा करते थे, इसलिए कौन सा खजाना किसे दिया जाए यह अपने आप स्पष्ट था। जो पास्ट बॉडी के लिए उपयोगी था वह उसे दिया जाता और जो इंस्क्रिप्शन बॉडी के लिए उपयोगी था वह प्रेजेंट बॉडी रखता। इसके बाद रास्ते में डिवाइन पावर बीड्स, डिवाइन मेडिसिन्स, डिवाइन पावर फ्लावर्स आदि मिलते रहे और जो जिसके निकट था उसे उठा लेता। लेकिन लगभग 10,000 मील आगे पहुंचने पर मीनू की बहनें पूरी तरह थक चुकी थीं और आगे बढ़ना उनके लिए जोखिम भरा हो गया। यदि वे जबरदस्ती आगे बढ़ती तो केवल शरीर ही नहीं उनकी आत्मा भी घायल हो जाती, और आत्मा की चोट सबसे खतरनाक होती है। उन्होंने कहा कि वे यहीं रुककर आसपास की दिशा में खोज करेंगी और शिवम और बाकी लोग आगे बढ़ें। मीनू ने उन्हें सावधान रहने को कहा। उन्होंने मुस्कुराकर शुभकामनाएं दी और पीछे रह गईं। उनके न रहने से शिवम और बाकी लोगों की गति बढ़ गई। वे जल्द ही 20,000 मील और आगे निकल गए। अब वे झील के किनारे से कुल 9 लाख मील दूरी पर थे। यहाँ दबाव इतना बढ़ चुका था कि शिवम का पास्ट बॉडी भी भारी दबाव महसूस कर रहा था। आदित्य शील्ड लगातार कांप रहा था। पास्ट बॉडी की कल्टिवेशन अभी कम थी, इसलिए ये दबाव उसे काफ़ी भारी लग रहा था। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज के बाकी एपिसोड 9 बजे के करीब आ जाएंगे सारे और कंप्लीट सीरीज होने वाली है वाली। ज़्यादा एपिसोड नहीं बचे हैं, इसी मंथ के एंड या फिर नेक्स्ट मंथ तक हम लोग इसको एंड कर देंगे। और आप लोग नई सीरीज भी सुन सकते हो जो कि अपलोडेड है, रूथलेस कर जमाई, उसको आप लोग डेली सुन सकते हो। 1 घंटे का एपिसोड फ्री में आता है एप्लीकेशन में रूथलेस। एंड मैं उतना नहीं हूँ कहा, आज रात थोड़ा अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप डेली इसके मैक्सिमम जितने हो पाएंगे मेरे से पॉसिबल अपलोड करूँगा, और मैक्सिमम चांस रहेंगे नेक्स्ट मंथ तक हम लोग से पूरा दोनों स्टोरीज़ को यूट्यूब के बराबर ला दूँगा। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रेगुलर देखने में। और नई सीरीज़ भी एक अभी और डालूँगा, ड्रैगन प्रिंसेस की पड़ी हुई है, और एक और नई डाल दूँगा आज। और बाकी आज अभी अपलोड कर रहा हूँ बाकी सीरीज़ की एपिसोड, और कुछ मॉर्निंग में डाल दूँगा। मॉर्निंग या कॉलेज जाना होता है इस वजह से कभी भूल जाता हूँ। कल पॉसिबिलिटी होगा तो 12 बजे तक मैं डाल दूँगा। बाकी आज अभी 2 या 3 सीरीज हो पाएगी अपलोड।